भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो AVT ओके लिख दीजिए। लिपस्टिक मुझे ही ख़राब लग रहा है तो आपको भी ख़राब आ रहा होगा, कोई इसमें अनोखी बात नहीं है। ठीक है, किसी ने नहीं बताया AVT ओके है या नहीं। सो रहे हैं अभी, थोड़ी देर में जाग जाएंगे, कोई बात नहीं, जब तक जागते हैं तब तक हम अपना काम आगे करें। क्या करना है? सबसे पहले लाइक करना है, इसके बाद दूसरे नंबर पर शेयर करना है, तीसरे नंबर पर जिनको शेयर करें उनसे भी बोल देना फिर लाइक कर लें, फिर आराम से तसल्ली से बैठकर वीडियो देखें। राइट भाई, पहुंच रहा सब तक, ना पहुंच रहा कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, कमाल है, इतना कितना डिले चल रहा है। तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम सारे ग्रुप्स में जहाँ जिन ग्रुप्स के थ्रू बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, ऐसे तमाम सारे अपने मित्रों के लिए फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जब तक आप लाइक करते हैं तब तक हम अपना एक काम कर लें जो ऑब्वियसली हमारे काम पेंडिंग रह ही जाते हैं। AV ओके, तो टी कौन बताएगा भाई? टी भी तो बताना पड़ेगा, खाली AV ओके से काम न बनने वाला ना। हाँ, AVT ओके, गुड परमार जी, बढ़िया है। तो खैर नहीं, वीडियो आपका ओके ही, आप चिंता ना करें, ये मत सोचिएगा वीडियो चला गया और 2 मिनट के लिए हटाया गया था। रेडी स्टडी गो, शुरू करें। तो शुरुआत कहाँ से करें, सवाल ये है। शुरू करते हैं उस मुद्दे से जिस मुद्दे को हम काफ़ी समय से लेकर चल रहे हैं, खान पान से रिलेटेड, आपकी सेहत से रिलेटेड। क्योंकि आपकी चिंता हमको पहले, आप रहेंगे तभी ना ये लाइव देखेंगे, तभी तो ये लाइव चलेगा, वरना आप ही नहीं रहेंगे तो दुनिया में सब बेकार है, ये लाइव पॉलिटिक्स सब बेकार है। तो आपकी सेहत से संबंधित हम बहुत दिनों से एक बात, मिलेट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल खाना था वो मिलेट्स था, हमारा ओरिजिनल खाना गेहूँ या ग्लूटन नहीं था। ग्लूटन शरीर को नुकसान पहुंचाता है, गेहूँ से बनी हर चीज़ शरीर को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उसके अंदर ग्लूटन है। क्लियर है? और गेहूं में जिस प्रकार से, गेहूं और चावल में खासकर, आप लोग सोच रहे होंगे चावल का नाम नहीं ले रहा हूँ, चावल में भी जिस प्रकार से फर्टिलाइज़र्स, जिस प्रकार से यूरिया, ये सारा इतना भरपूर मात्रा में डाला जा रहा है कि वो खाने लायक तो कम से कम नहीं बचा है। क्योंकि पूरे स्ट्रेंस उसी में आते हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन बहरहाल अगर अच्छा भी है तो भी गेहूँ से बच सकें तो बचना चाहिए। और मिलेट्स पर वापस पूरी दुनिया आ रही है, सिर्फ भारत नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बोल रहे हैं मिलेट्स खाइए, मिलेट्स खाइए, मिलेट्स वीक, और मिलेट्स क्या क्या उन्होंने बना दिया, मिलेट्स ईयर बना दिया, मिलेट्स का एक दिन बना दिया, मिलेट्स डे बना दिया। और जो विदेश में अभी जो G20 से जितने लोग आ रहे हैं, आप सबको शायद नहीं मालूम होगा तो बता दूं, जितनी G20 की बैठक हो रही है उनमें मिलेट्स का नाश्ता और मिलेट्स का खाना ही दिया जा रहा है। एंड पीपल आर लविंग इट थ्रू एंड थ्रू। यानी डोसा भी मिलेट्स का, और गुलाब जामुन भी मिलेट्स के, मिठाई भी मिलेट्स की है, और खाना पीना भी मिलेट्स का। तो ये जो चीज़ यहाँ से शुरू हुई, एक जो क्रांति जो शुरू हुई मिलेट्स की, क्यों करी इसको, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि पेशेंट्स आपके यहाँ बहुत हो रहे हैं, कैंसर बहुत बढ़ रहा है, और उसका बेसिक कारण जो है वो कारण यही है कि हम लोग ग्लूटेन डाइट पे आ गए, वो भी फर्टिलाइज़र वाली सबसे खतरनाक डाइट पे आ गए। तो भारत से जो क्रांति चली वो विदेशों में पहुँच गई, और वो 5 स्टार, सुपर 5 स्टार, 7 स्टार मेन्यू में पहुँच गई। दिस पुअर मैंस ग्रेन इज शोइंग अप ऑन मिचेलिन स्टार मेन्यूज़। लीजिए साहब, तो कहाँ पहुँच गई? बड़े से बड़े होटल्स में। और हम नहीं कह रहे सर, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो पुअर मैंस डाइट जिसको बोला जाता था, पुअर मैंस ग्रेन जिसको बोला जाता था, वो पुअर मैंस ग्रेन कहाँ पहुँच गया? 7 स्टार होटल्स में पहुँच गया। लोग अब इसको खा रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया, जिसे वो पुअर मैंस बोल रहे थे वो वापस आ जाओ भैया। 8000 साल पुराना है मिलेट्स का और हमारा नाता। 8000 साल से हम मिलेट्स खा रहे थे, और अचानक से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम तो मूर्ख हो, तुम तो गरीब लोग हो, आओ तुमको गेहूँ खिलाए। जो लोग गांव से संबंधित हैं वो मेरी बात की तस्दीक कर देंगे, जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, आज के बुज़ुर्ग तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ 50 के आसपास या उससे ऊपर की जिनकी रेंज है, याद कीजिए गांव में भंडारे में या शादियों में पूड़ी बनती थी। ऐसा नहीं था उनके पास पैसे नहीं थे या वो गेहूँ उगा नहीं सकते थे, वो गेहूँ उगाते थे और शहरों में बेचते थे। तो ये जो गेहूं की जो पूड़ी है, या तो भंडारे में बनती थी या शादी में बनती थी। बाकी हमारे यहाँ क्या बनता था? हमारे यहाँ मिलेट्स की ही चीज़ें होती थी, सब कुछ हम लोग मिलेट्स का ही खाते थे। हमारी जो ओरिजिनल डाइट थी वो मिलेट्स की थी, भारत की ओरिजिनल डाइट। हमें दुनिया से मतलब नहीं, हम सिर्फ भारत और भारतीयों की बात करेंगे, ठीक है, या फिर सनातनियों की बात करेंगे।
अगर कोई जर्मनी में बैठा है वो कहता कि नितिन शुक्ला जो है भारत की बात करता, हमारी बात नहीं करता, हम इंसान नहीं है क्या? तो यदि आप सनातनी है तो आपकी भी बात करता हूँ। तो हर उस व्यक्ति की बात होगी जो सनातन से है तो वो भी, और रास्ता भटक गए हैं कुछ थोड़े बहुत दिनों से, आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो तो ये तमाम सारा जो मिलेट्स, मतलब मिनट्स नहीं है, मिलेट्स, मिलेट्स है ना, MILLETS, मिलेट्स है ना। तो मिलेट जो डाइट है, मिनट नहीं है भाई, मिलेट्स डाइट है ना। मिलेट तो जितने मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा ये वो फलान ढिकान, ठीक है, गेहूँ छोड़कर बाकी सारे जो हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें हमारी ओरिजिनल डाइट थी। इसको अब लेकर दुनिया सतर्क हो गई है और दुनिया भर में इसकी डिमांड है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत इसका पैदावार करता है, दुनिया इसको डिमांड में है, दुनिया की डिमांड में दुनिया मांग रही है। तो आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मौका अच्छा है, मेरा काम है बताना। एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डल जाए और दो चार, एक आध दो पन्नी पैकिंग वाली मशीनें लग जाए तो काम हो जाएगा आपका। कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, पूरी दुनिया में बेचिए जाकर, किसी ने रोका थोड़ी है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई दुनिया खा रही है, आप अभी तक कहाँ हैं? अच्छा मैं तो भूल ही गया, अपन लोग कहाँ हैं? अपन तो अंग्रेज़ों के चोचले में फंसे हुए हैं, अपन इतनी जल्दी कैसे मान जाएंगे? चलिए साहब, आगे चलते हैं। मिलेट्स की बात तो हो गई, अब कुछ लोग रोएंगे। महंगाई बहुत है भाई, बहुत महंगाई है, महंगाई हमसे झेली नहीं रही। महंगाई वालों के लिए एक वीडियो आया है, देखें। लाख में जा रहा है। जरा महंगाई वाला वीडियो भी देख लेते हैं। महंगाई नहीं है, कहाँ है बताइए? अभी 150 रुपए टमाटर हो गए। नहीं, टमाटर को मारो गोली, बाकी आपका मकान जो 3 लाख का लिया था वो 30 लाख में जा रहा है। महंगाई वो नहीं दिखती है, लेकिन नाम पेट्रोल और डीजल के भी तो। अरे मारो गोली यार, पेट्रोल को आप 10 साल पुरानी बात मत करो ना, पे कितनी रेंज हुई है वो दिखे ना, अब कहाँ पर है? अगर नहीं, एक बात बताइए, क्या आप क्या नॉनसेंस वाली बातें लेके घूमते हो यार बच्चे? नॉर्मल ओपिनियन पूछ रही हूँ मैं। नहीं, आपने नहीं, वैसे भी आप खुद सोचो ना, ये कोई तुक तो है नहीं। 10 साल पहले जो मकान आपने 3 लाख का लिया वो आज आपको 50 लाख में मिल रहा है, तो दिखाई नहीं देता? प्रॉपर्टी तो एक ऐसी चीज है ना। हाँ तो प्रॉपर्टी यार, तो प्रॉपर्टी बेच के खा लो ना टमाटर, क्या ऐसी कौन सी मौत आ रही है? आप एक रिक्शे वाले को देखो, उसके बाद 10,000 का फोन मिलेगा। महंगाई आप उसको क्या? महंगाई नहीं है भाई। अब बहुत सारे लोगों ने आंटी जी को, इन बहन जी को भक्त का, कहाँ है बताइए? अभी 150 भक्त का, अंधभक्त का, पता नहीं कौन कौन सा तमगा दे दिया होगा। बात तो सही है, अगर महंगाई आपको 150 रुपये किलो टमाटर दिख रहा है, अगर आज एक कोई किसान 2 पैसे कमा ले रहा है तो उसमें दर्द हो रहा है, तो लोगों को उनको भी सोचना चाहिए, जो तमाम सारे लोग हैं। मैं सारे प्रोफेशन की बात कर देता हूँ। जो आकर एक वाशर बदलने के 250 रुपये लेता है एक प्लम्बर, ठीक है, वहाँ से शुरू करता हूँ। जो एक ज़रा सा बटन बदलने का इलेक्ट्रीशियन 200-250 रुपये ले जाता है, वहाँ भी सोचना चाहिए। जो एक मज़दूर जो पहले 125 में आता था, पहले 75 रुपये में लाया हूँ मैं। कारीगर 50 रुपये, 75 रुपये, फिर उसके बाद 125 और आज मेरे ख्याल से 700 रुपये, 800 रुपये का रेट है एक कारीगर का, है ना। छोटे शहरों में, बड़े की बात नहीं कर रहा, बड़े में तो बेलदारी आएगा इतने में। तो महंगाई तो यहाँ भी हो गई, महंगाई तो वहाँ भी है। जहाँ 50 रुपये डॉक्टर की फ़ीस होती थी, आज वो 700 रुपये है। 500 रुपये से नीचे शायद कोई भी नहीं देखता ढंग का डॉक्टर। ठीक है ना। तो महंगाई तो वहाँ भी हो गई। जहाँ एक छोटी सी बनी बनाई वेबसाइट, टेम्पलेट पर आपके फ़ोटो डाल दिए जाते हैं, कोई भी आता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है और कहता है कि भाई लाओ 15,000 रुपये हो गए। तो महंगाई तो सब जगह है भाई, अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे। आप सुविधाएं लेते चले जा रहे हो और महंगाई का नाम ले रहे हो, रियलिटी ये है। और बारिश में टमाटर हमेशा से महंगा होता है, इस बार ज़्यादा बारिश हो रही है, टमाटर थोड़ा महंगा होगा। हमने पहले ही कहा था महंगा होता है, होगा। सो ये मेरा एनालिसिस नहीं, आंटी जी का एनालिसिस है। उन्होंने कंपैरिजन दिया, मैं तो कंपैरिजन में विश्वास ही नहीं रखता। मैं एकदम सिंपल सी बात जानता हूँ, इस समय ये चीज़ होगी तो मतलब होगी, कोई इफ एंड बट नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा होना है मतलब होना है, बात ख़त्म हो गई, है ना। क्लियर है ना। तो आंटी जी को तो महंगाई नहीं दिख रही भाई, उन्होंने तो धो डाला। बोले 3 लाख का घर 30 लाख का हो गया, बेच लो उसको, 3 लाख हटा लेना, 27 लाख का फ़ायदा, खूब टमाटर खाओ आंटी जी के हिसाब से। ठीक है। तो खैर हेमंत शाह जी आइए, स्वागत है। तो कुल मिला के महंगाई का ये आलम भी आपने देखा होगा, महंगाई का ये तर्क भी देखेंगे, बहुत सारे तर्क देखेंगे। लेकिन आज हम एक और बात करेंगे, फिर से हम उसी जगह पहुंच गए। वो जो मैतई वाला है ना, कुकी मैतई, मणिपुर का विवाद,
वो मणिपुर का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। कल हमने बात करी थी, एक एनालिसिस आपको दिया था, जितना हमको समझ में आया, जो हमको मालूम है। और मैं समझता हूँ इस पूरे यूट्यूब पर या इस पूरे मीडिया जगत में ऐसा एनालिसिस आपको अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। मैंने बहुत सारे एनालिसिस देखे तसल्ली से। मैं अगर लाइव नहीं आ पाया तो उसका मतलब ये नहीं कि देख नहीं रहा था, देख तो सबको रहा था और सबके एनालिसिस देख रहा था। और मैं देख रहा था किस प्रकार से जिसके जो मन में आ रहा है बोल रहा है, ना तथ्य है ना कोई सबूत हैं, लेकिन बस बोलना है, ना जानकारी है ना पता है वहाँ के बारे में। उन तमाम सारे तथ्यों को लेकर हमने कल एनालिसिस दिया था। कल का वीडियो जिन लोगों ने ना देखा तो देख लें, तो जो मैतेई कुकी विवाद है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और क्लैरिटी मैं आपको इसकी दे देता हूँ। आपके यहाँ जो लोग झूठ बोलते हैं, आपके यहाँ जो लोग फरेबी हैं, आपके यहाँ जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जो मुंह उठा के कहीं से भी चले आए हैं और कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, और क्योंकि आप लोगों को क्या मज़ा आता है, आप लोगों को एक आदत पड़ गई, जैसे कॉलेज के बच्चों को आदत होती है ना, लड़कों को नारे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस तोड़ दो पत्थर मार के, मज़ा आ रहा है नारे लगाने, बस मज़ा आ रहा है इसलिए नारे लगा रहे हैं। क्यों, क्या, किस लिए नहीं मालूम है। आप लोगों की स्थिति भी ऐसी हो गई, बस नारे लगाने वाले लड़कों जैसी। जो लड़के उस समय वहाँ पर थे, बिल्कुल वैसी हालत आप लोगों की हो गई है कि ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके जो है नारे लगाओ और अपना काम आगे बढ़ाओ। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, इस नारे लगाने में आपने ये तो पूछा ही नहीं कि किस लिए लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से ये यूट्यूब का नया दौर आया, ये तमाम सारे मीडिया जगत वाले लोग आए और इन्होंने आपको भड़काना शुरू किया, हम तो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, और हाँ कट्टर हिंदू, आप लेके तलवार दौड़ लिए। लेकिन आपको तो 3 न 13 कुछ पता ही नहीं था, न मैतेई का पता था, न कुकी का पता था, न मीज़ो का पता था, न नागा का पता था, और तो और आपको न वहाँ की भौगोलिक स्थिति पता है, और ना ही ये पता है कि वहाँ कितने स्टेक होल्डर्स हैं। आपको तो ये लग रहा है कि ये लोगों ने आपको बताया मैतेई हिंदू हैं, हमने आपको बताया मैतेई मुसलमान हैं, हमने आपको बताया मैतेई क्रिश्चियन है। लेकिन आपको झूठ क्या बोला गया, आपके अनपढ़ जाहिल यूट्यूबर्स ने, जो हर मिनट के अंदर उन्हें हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम देखना होता है, नहीं हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है। अब वहाँ हिंदू क्रिश्चियन उन्होंने चला दिया, अच्छी बात है, चलाइए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पर चर्च इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो चाइना के इशारे पर है, वो फोर्ड फाउंडेशन के इशारे पर है, वो वेटिकन के इशारे पर है, वो एक अलग एजेंडा है, वो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो कम से कम वो नहीं है जो आपके लोगों ने आपको बताया, मैतेई हिंदू, मैतेई हिंदू, मैतेई हिंदू, मैतेई हिंदू, मैतेई हिंदू वर्सेस कुकी क्रिश्चियंस। क्या ये बात सही है? मैं कहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, और आप जानते हो मैं सबूतों के साथ बात करता हूँ, तो सबूतों के साथ बात करें। गुरुजी, यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ में डीजल पेट्रोल इंडिया से महंगा है। हाँ है, बराबर है, सही बात है, हमारे यहाँ से ही जा रहा है, हम लोग उससे पैसे कमा रहे हैं। नितिन जी, ग्लैड टू सी योर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बैक। चंद्रकांत सेठ जी, बस मेरे ख्याल से शायद एक दिन बीच में ब्रेक हुआ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से ना, तो जैसी जिस जगह पर था वहाँ से पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ से, जो इंटरनल नेटवर्क था वो उनका स्ट्रॉन्ग था, बाकी फायरवॉल वगैरह लगी थी तो पॉसिबल नहीं था वहाँ से उसको ब्रेक कर पाना, है ना। तो खैर दो ही ऑप्शन थे कि मैं सड़क पे आके आपके साथ बात करूँ, तो वो संभव नहीं था, है ना। तो क्या है मैतेई विवाद? मैतेई हिंदू हैं, कुकी क्रिश्चियन से उनकी लड़ाई है, आपको यही बताया, सब ने यही बताया, मीडिया ने यह बताया, आपके यूट्यूबर्स ने, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, कट्टरवादी, फट्टरवादी, झट्टरवादी, लट्टरवादी, टट्टरवादी, सब यही थे। आइए सुनिए, खुद ही सुन लीजिए। हाँ, ये कौन है? कोई मैतेई वैतेई है, कोई कुछ कह रहा है, सुने। I would like to first quote by saying that I am a so-called Meitei Christian, and there is a quote by saying that I am a so-called Meitei Christian, saying that I am a so-called Meitei Christian, I am a so-called Meitei Christian. बाबा फर्जी आदमी रे बाबा, ये मेरा चश्मा ला रहा राजू, चश्मा, या मेरा को ठीक से सुनना ही नहीं देता रे बाबा, कान का लाने का। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ओहो हो, तथा कथित पत्तल चाट चाट के जो कार बने, पत्तल चाट चाट के जिन्होंने कार खरीद ली, तथा कथित पत्तल कार, तथा कथित अवैध सासें, तथा कथित अवैध फूफा और तथा कथित अवैध साले, उन्होंने तो आपको यही बताया था
मैतई हिंदू, मैतई हिंदू, मैतई हिंदुओं की मैतई क्रिश्चियनों से लड़ाई है, सॉरी कुकी क्रिश्चियनों से लड़ाई है, क्योंकि मैतई जो है वो हिंदू हैं और कुकी जो है वो क्रिश्चियन है। कि मैं झूठ बोल लिया, कि मैं कुपुर बोल लिया, यही पता था ना आपको, यही बताया जा रहा था। आप लोग ये कमेंट में मेरे को ठेले जा रहे थे, लगे इधर टैग, लगे उधर टैग, गुरुजी इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये देख लो, वो देख लो, सीख लो, तुमको कुछ नहीं आता। ये तो मैतई क्रिश्चियन है। हाँ हाइला, ये कैसे हो गया? मैतई क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? मैतई तो हिंदू होगा। आप निकालो तलवार, मैं वापस रख ले भाई, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, इस्लाम वाले भी हैं, कहीं का नहीं छोड़ा रे बाबा। ये नितिन शुक्ला बहुत ही बेकार आदमी, सारे एजेंडे धरे रह जाते हैं। अरे भाई काहे झूठे एजेंडे चला रहे हो? क्यों फेक न्यूज चला रहे हो आप लोग? बस करो। मैतई सिर्फ हिंदू नहीं है, मैतई वो एक तरह से वो ट्राइब्स और वो ट्राइब्स हैं, मैतई और कुकी, जो एक पहाड़ों पर रहता है, एक तराई इलाके में रहता है। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हम अपने यहाँ बोलते हैं ना पहाड़ी है, आप क्या बोलते हो? हमारे यहाँ कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है, अपन सब लोग एक नाम, क्या नाम रख दो, चिंकी है, हैं? और कोई भी वैसा दिखता हो नेपाली है। अरे भाई मतलब लोग बेचारे परेशान हैं। वो बेचारे बताते हैं हम नागालैंड से, हम इधर से, उधर से। अच्छा, और क्या मज़े की बात है, नागालैंड में वो उन्होंने बताया भी था। आप भ्रांतियाँ देखी कितनी, कुत्ता खाता है, इंसान खाता है, और वो तो कह रहे थे एमपी साहब, हमको देख कर तो और भी शक होता है, सच में खा जाता होगा। तो भाई ऐसी गलतफहमी में मत पड़िए। आप लोगों को जब से आप पैदा हुए हो, आपकी टेक्स्ट बुक में नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है। बस एक ही चीज़ मालूम है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? चेरापूंजी। वो अब नहीं रही, कभी हुआ करती थी किसी ज़माने में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को जानिए, पहचानिए। यदि आप बाहर घूमने जाते हैं विदेशों में, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं है, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट घूम लिया तो पता नहीं मरने के बाद आप जन्नत में जाओ ना जाओ, लेकिन जन्नत आप ज़रूर देख लोगे। हाँ, अगर आपको घूमना है नॉर्थ ईस्ट घूमिए। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे भाई हैं उनको 2 पैसे कमवाइए। वो जर्मनी वाला आपके काम नहीं आने वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको घूमना है नॉर्थ ईस्ट घूमिए। बहुत बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। ये आज जो हो रहा है, ये किसी का चलाया हुआ एक मोहरा है जो चाहता है देश टूटे, देश बटे, और देश के लोग उसमें साथ दे रहे हैं। तो आप मत साथ दीजिए ऐसे लोगों का। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना मैं तो हिंदू ही हूँ, उनको मिला होगा पैसा। हमने शुरू से इस बात को लेकर विरोध किया, डे 1 से, और आज आपको मैतई क्रिश्चियन की सुना रहा हूँ। मैतई तो हिंदू होते, फिर ये क्रिश्चियन कैसे हो गया? सिर्फ ये नहीं, हज़ारों लाखों लोग क्रिश्चियन हैं। ठीक है, अब इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आप समझ में आ गया? आप तो मैतई को जात पकड़ के बैठ गए थे साहब, हैं? टेरा फॉर्मिंग, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद गहलोत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे सुने क्या क्या रहे हैं। I am a so-called Meitei Christian. And there is a big difference between so-called persecution of Christian and a community fight. So what is persecution? Persecution is anything that you face for Jesus or for church or for Christians, that when you are so-called attacked by people in the name of the church, that is called persecution. And I have given the same answer when Kuki brothers and sisters called me and said, Rohan, you have to help us. You have to help us because we Christians are suffering. I told them with a very smiling answer, said, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि परसिक्यूशन, क्रिश्चियन परसिक्यूशन क्या होता है? कहते हैं क्रिश्चियन परसिक्यूशन ये होता है कि जब आपके ऊपर कोई धार्मिक, धर्म को लेकर, धर्म को एजेंडा बनाकर जब कोई आपके ऊपर हमला करे, तब वो क्रिश्चियन परसिक्यूशन माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। और कुकी क्रिश्चियंस ने इनको संपर्क किया, आप मदद कीजिए मैतई क्रिश्चियन को। कमाल की बात है, कुकी मैतई को मार रहे हैं और कुकी ने ही इनको संपर्क किया कि ब्रदर आप तो क्रिश्चियन हो, आप हमारी मदद करो। तब इनका जवाब क्या था वो भी देख लें। Brother, what I feel and what I truly see, what you are suffering right now is because of poppy plantation, because of illegal immigrants, and because of your so-called Christian cards. कहते हैं मैंने उनको जवाब दिया कि ब्रदर आप जो इस समय जो सफ़र कर रहे हो, जो आपको जो नुकसान हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? वो इस कारण से हो रहा है कि आप जो अवैध अफीम की खेती कर रहे हो, उससे
अवैध जिन लोगों को आपने बाहर से रोहिंग्या को घुसा रखा है, बसा रखा, उनकी वजह से, और जो आप हर मिनट में क्रिश्चियन कार्ड निकाल के विक्टिम कार्ड खेलते हो। भाई गजब है, इस देश में ऐसे ईसाई मौजूद हैं जो इतना सच बोलते हैं। I received a call 3-4 days back from Tamil Nadu from a Christian group saying that, Rohan, you are a Christian in Manipur, you have been so much persecuted in the name of Christ, and why? What is really happening in Manipur right now? I said, you must be informed that Meiteis, the so-called Meiteis, are attacking the Christians. Have the kooky Christians, the kooky so-called brothers, have told you the stories that we Meitei Christians were attacked in CC-Pur. Our 160 Meitei Christian houses were burned down. The Christians are attacking the Christians. Have the 60 Meitei Christian houses were burned down. The Christians are attacking the Christians. 160 Meitei Christian houses were burned down. The Christians are attacking the Christians. Have they told that story to you? क्या समझ में आया सर? इनको लोगों ने बोला तुम तो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियंस के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा, फलान हो रहा, ढिकान हो रहा, तुमको मदद करनी चाहिए। ये मैतेई क्रिश्चियन है। तब इन्होंने उनको जवाब दिया, क्या आपको ये मालूम है? तमिलनाडु से फ़ोन आया था, बोले आपको मालूम है, जानते क्या आप मणिपुर के बारे में? जो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जानते क्या हो मणिपुर के बारे में? तो कहते हैं कि क्रिश्चियंस की जिस परसिक्यूशन के लिए आपने मुझे फ़ोन किया, आपको जानकर हैरानी होगी, 160 मैतेई हिंदुओं के नहीं, मैतेई मुसलमानों के नहीं, मैतेई क्रिश्चियनों के घर जला दिए गए। किसने जलाए? कूकी क्रिश्चियनों ने। अब ये मुझे एक बात का जवाब चाहिए, मुझे एक बात का बड़ा सिंपल सा जवाब। ये लड़ाई क्रिश्चियंस वर्सेस हिंदुओं की है, ऐसा कहा गया सारे मीडिया द्वारा, जिसे मैंने पहले दिन से खंडन किया। ये लड़ाई क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू की नहीं है। पहले दिन से कहा, आज भी फिर से कह रहा हूँ, सबकी बात गलत साबित हुई, मेरी बात सही साबित हुई। लेकिन आप लोगों ने इतना जो रायता फैलाया ना सर, उसको आप लोग अब समेट नहीं पाओगे। बहुत फैलाया आप लोगों ने रायता, मना करने के बाद भी फैलाया है ना, इसलिए मान लिया करो, है ना माय डियर। मैं यहाँ किसी एजेंडे के लिए नहीं आता, मैं बहुत मेहनत करके आता हूँ, चीज़ों को समझ कर आता हूँ। नहीं समझ में आता तो 10 बार कॉल लगाता हूँ, सामने वाला झुंझुला जाता है ना। हमने इतने सवाल पूछे कि हमारे मणिपुर के जो लोकल रिपोर्टर हैं वो झुंझुला तक गए थे। अरे बोले सर एक बार में आपको समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ? उसकी बेचारे की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल तो तमाम सारे जो आपके लिए इनपुट्स लेकर आते हैं, उस इनपुट्स को आज इस वीडियो ने तस्दीक कर दी। अब ये मामला अगर क्रिश्चियन वर्सेस हिंदूज का था, तो फिर कूकी क्रिश्चियन ने मैतेई क्रिश्चियन के घर क्यों जला दिए 160? वो मामला है वहां पर, ऐसा नहीं है कन्वर्जन का मामला है, सारे मामले। फिलहाल जो वर्तमान में मामला, ये मामला वो मामला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। बहुत कुछ है वहाँ, बहुत कुछ चल रहा है। प्रेशर कुकर में प्रेशर इतना है और खिचड़ी बन चुकी है, सबके मन में जो आया उसने डाल दिया। अब उसके अंदर प्रेशर लगा हुआ है और प्रेशर पे लगातार आँच पे आँच अगर आप नीचे से दिए जाओगे तो फट जाएगा भाई, फटने में नुकसान आपका है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया करके यदि आपको थोड़ी जानकारी कम है तो रुक जाइए, थोड़ा विचार कर लीजिए। ये मैटर है, मैं इसको रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मैटर है, कन्वर्जन का बहुत बड़ा मैटर है, वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर चर्चेज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर वेटिकन से तमाम सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। बाहर की फोर्ड फाउंडेशन से लेकर तमाम सारी फाउंडेशन इन्वॉल्व है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ सच्चाई है। लेकिन वर्तमान में फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि इस समय लड़ाई मैतेई और कूकी की एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया। वो ट्रिगर पॉइंट क्या मिला? ट्रिगर पॉइंट ये मिल गया कि इन्हें एक मौका मिल गया कोर्ट की एक फाइंडिंग से, कोर्ट की एक रूलिंग से। भाई आप एक बात बताइए, हमारे लिए तो पूरा मणिपुर ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा नागालैंड ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा मिजोरम ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा आसाम ही बैकवर्ड है, हमारे लिए तो पूरा उड़ीसा भी बैकवर्ड है। भाई लोगों के रहन सहन से हम डिसाइड करेंगे ना। किसी को अगर आपत्ति हो, कम से कम दिल्ली वालों को, मुंबई वालों को, कोलकाता मद्रास वालों को, बेंगलुरु वालों को, आपको तो अधिकार नहीं है आपत्ति करने का। मतलब आप लोग सुपर डुपर एयर कंडीशन घर में रहोगे 5 स्टार वाले में, दूसरा झोपड़ी में रहेगा, उसको पक्की छत भी नहीं मिलेगी। हालांकि मैं पक्की छत का हिमायती नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ पहाड़ों में पक्के घर बनाना बैन होना चाहिए, जो पहले लकड़ियों के बनते थे वही बनने चाहिए। इसकी वजह से लोड बढ़ रहा है पहाड़ों पे और इसी की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं, जो आप इतने सारे जो एपिसोड देख रहे हैं,
हमने रहना नेचुरल एनवायरनमेंट में ही चाहिए, तो हमसे बेहतर ज़िंदगी वो जी रहे हैं, पर लेकिन एक जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी वहाँ होनी चाहिए ना। जैसा आपके पास में हर जगह इंटरनेट है, आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उनको भी मिलने के अधिकार है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उस एरिया को आपने डेवलप किया ही नहीं, आपने सड़कें बनाई नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, लोग पहाड़ चढ़ चढ़ के जाते हैं, जंगल पड़े हुए हैं आज भी। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट वहाँ पहुँचना चाहिए, इसलिए हम बैकवर्ड बोल रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ कास्ट, नॉट बिकॉज ऑफ कलर, नॉट बिकॉज ऑफ हाइट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। बाई नेशनैलिटी एवरीबडी इज़ इंडियन। मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था और आज भी फिर से इस बात को बोलता हूँ। तो मैटर क्या था सर? मैटर बड़ा सिंपल सा था, मैतई और कुकी का एक आरक्षण का मैटर था, और जिससे फ़र्क किसी को नहीं पड़ रहा है। रियलिटी ये है कि इस आरक्षण वाले मैटर से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी इतना बड़ा दंगा क्यों? वो गोल गोल लड्डू जैसा कुछ उगता है, उसी से बनता है। हाँ, और वो पेपर पे लगा के वो भी सारा उसी से बनता। तो बेस क्या है? बेस है अफीम, पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी जो है, ये प्लांट जो है बहुत ही मात्रा में वहाँ उगता है। और लड़ाई जो कुकी और मैती की है, ये लड़ाई तो है पहाड़ और तराई इलाके वाली, ये तो है ही है, ज़मीन और पहाड़ वाली। इसमें एक लड़ाई और भी है। बड़े आपको जानकर हैरानी होगी कि मैतई हिंदू हो, मैतई मुसलमान हो या मैतई क्रिश्चियन हो, सारे मैतई लोगों का एक कहना है। वो क्या कहना है? कि पूरे नागालैंड, पूरे मणिपुर से पॉपी कल्टीवेशन यानी कि अफीम की खेती बंद होनी चाहिए। पूरे मणिपुर में ये खेती होती है, कुछ दूसरा नहीं होता। वो ना चावल करते, ना दाल करते, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, और अवैध रूप से हो रही है। अब इनको भी ट्राइबल का दर्जा मिल जाएगा तो ये भी वहाँ जाके रहने लगेंगे तो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो लोगों के ऊपर प्रेशर बनेगा। अच्छा, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल दूँ, इससे पूर्व में जो सरकारें थी, जो पूर्व में जो अभी तो 15,000 एकड़ अमेरिका वालों को सुन के हार्ट अटैक आ गया, इतनी इलीगल बंद करा दी। तो जिनको हार्ट अटैक आया वो बोले कि आपके यहाँ इतने बड़े पैमाने पे होती थी, सरकार को नहीं पता था। हमने कहा नहीं, ये कुछ नहीं है, 15 लाख एकड़ निकलने वाली। वो बेचारा, वो उसके बाद उसको मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, आवाज़ ही बंद हो गई, बोले बात करना ही बेकार है। तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि भारत कितना बड़ा है, और वो इतने में ही पगला गए। ठीक है, ये तो पहाड़ों का हाल है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है मणिपुर में मैतई और कुकी के बीच में दो लड़ाई है। नंबर 1 कि उनका कोई अलग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, जो कानून उनके लिए हमारे लिए भी होना चाहिए। जो जहाँ जैसे वो ज़मीन कहीं भी खरीद सकते हैं, हम भी खरीद सकने चाहिए। हम इस प्रदेश के, इस देश के वासी हैं, हमारा और उनका बराबरी का हक होना चाहिए। वही मांग जो है मैतई वालों ने, मैतई ने करी थी और कुकी ने। तो दूसरी जो इनकी डिमांड है वो ये है कि अफीम की खेती बंद होनी चाहिए। तीसरी डिमांड ये है कि नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। कुकीज़ जो एक समुदाय है वो पूरा इसके फेवर में है कि नहीं, ये सब कुछ चलना चाहिए। मैतई इसके विरोध में, बस इतनी सी बात है। ये ट्रिगर पॉइंट ले लिया गया और ये क्या समझाया गया कि तुम लोग की जो अवैध खेती, तुम लोग जिससे पैसा कमा रहे हो, तो सब खत्म हो जाएगा, तो आग लगाओ पूरे देश में। तो पूरे प्रदेश में आपके सामने जो है ये आग का मंजर है। ये तो आपको समझ में आ गया। मैतई क्रिश्चियन वाला मैटर तो दूर हो गया, मैतई क्रिश्चियन साहब से मिलवा दिया। अब और देख लीजिए, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जहां आपको समझ में आ जाएगा कि किस खुले तौर पर वहाँ पर अफीम की खेती की जाती थी। खुले तौर पर, कोई छुपा हुआ नहीं है साहब। चुरंद्रपुर, We're just cultivators. We cultivate poppy in the hills, our veg, and then the fruit of that poppy we are taking. No, we will not be able. सुना आपने? We are just cultivators. हम तो किसान हैं। हाँ, नो, वो तो किसान है जी, खेती करते हैं जी, अफीम की खेती। We're just cultivators. We cultivate poppy in the hills, our veg, and then the fruit of that poppy we are taking. No, we will not be able to live together again with Métis. We need total separation from them. What do you want now? We want total separation from them. We want a separate administration from Manipur. We don't want to live together with the Métis people again. We're just कहते हैं मैतई के साथ हमें नहीं रहना दोबारा, हमें बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन चाहिए, हमें मैतई की कोई बात नहीं सुननी, ना हमें उनके साथ रहना। क्यों?
अफीम की खेती करनी है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? वो आप लोगों के उस एजेंडे का क्या हुआ? मैं तई हिंदू, फलाना क्रिश्चियन, ढिकाना, उसका क्या हुआ? ये तो मामला तो अफीम पे आ गया। क्या हुआ भाई? कहाँ से चले थे हिंदू मुस्लिम करने? और आपको जो हिंदू जो करते पॉश फार्मर्स, एब्सोल्युटली पॉश फार्मर्स, दे आर पॉश, है ना? तो आप तो चले थे झंडा लेके कि हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। वहाँ पे तो कुछ भी लहराओ, बस पॉप ही पूरा होना चाहिए। तो भाई अफीम तो चलेगी, उनका कहना है, और अफीम हम नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नशे का धंधा हम नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नशे से मणिपुर को बाहर आना ही होगा, और एक अच्छी ज़िंदगी जो वहाँ की पूरी जनसंख्या को ख़त्म करने का एक जो प्रयास है, और बाहर से लाके जो बसाए गए लोग हैं वो जो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, वो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि उन्हें म्यांमार से भगाया गया, अब वो अपना एक देश ढूंढ रहे हैं। उन्हें मणिपुर के रूप में एक बहुत ल्यूक्रेटिव देश दिख रहा है। जैसे शिकार दिखता ना भेड़िए को, ऐसा उनको दिख रहा है कि ये कमज़ोर है, इसको धीरे से खा जाए। मणिपुर के लोगों एक बार सोच लेना, और भारत के लोगों आप भी सोच लेना। क्लियर? ठीक है, चलिए भाई। तो उन्होंने भी बोल दिया हम तो गरीब किसान हैं। बताओ कितना इस देश के अंदर कितना गलत बात है किसानों को लेकर, इतने ऐसा। ताऊ सही चिल्लाता है, नॉट डॉक्टर आउट हेक्टर। ताऊ भी हो सकता है कल से खेती शुरू कर दे अफीम की। ना अफीम की खेती करेंगे जी, हमारा खेत तो हमारी जमीन, हमारा अफीम मैं ना देता सरकार को। काय की परमिशन? बुलाओ ताऊ को, तो बुलाओ, मज़ा आएगा। चलिए आगे चलें। तो घटना जो हुई उस घटना पे आए। घटना को लेकर ये हुआ था कि भाई वो जो 2 महिलाओं का जो वीडियो देखा था उसको लेकर वो वीडियो आ गया सर। वो जो कांग्रेस के जो नेताजी थे ना, जिन्होंने कहा था कि पहले अपना घर संभाल ले भाई। देखें क्या कह रहे हैं। जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। पर मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। सभापति महोदय के तो तोते उड़ गए। उनने सोचा ही नहीं था सत्ता पक्ष से कोई खड़ा होगा एमएलए, वो भी मंत्री, और ऐसी बात कर दे लाहौर पे बिल्ला कूदत। ये तो खतरनाक बात हो गई भाई। ऐसी खतरनाक बात तो उन्होंने सोची नहीं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन भाई ऐसा भी हो गया। सच्चाई बोली, और हमने कल ही आपसे कहा था कि सच्चाई बोले, ऐसा ना हो निकाल दिया जाएगा। हमने यही बोला था कि निकाल दिया जाएगा। दुख इस बात का कि निकाल दिया जाएगा। सर वही हुआ, निकाल दिए गए। हमने बहन बेटियों, भाई थोड़ा क्लियर हो जा, हाँ, बहन बेटियों ने इसलिए जिताकर, हमें बहन बेटियों ने इसलिए जिताकर भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की रक्षा और हिफाजत कर सकेंगे। सारे रिकॉर्ड कहते हैं कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंच गया। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा निकाल दिया गया। राजस्थान में महिलाओं के साथ आपराधिक हालिया घटनाओं पर अपनी सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया, बर्खास्त कर दिया। साहब हमने कल ही कहा था ना टिक पाओगे बाबू। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। देख लिया, ये हाल है पॉलिटिक्स का। सच बोलोगे तो बर्खास्त कर दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। और इन्हें कांग्रेस से भी बर्खास्त कर दिया, प्राइमरी मेंबरशिप से भी बाहर कर दिया। ये का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए, मोदी का चमचा है। ऐसे कोई बोलता है क्या? ये भोले हुई जो कौन देखता है? इतने सारे ये भोले हैं। मणिपुर में इतना जब मौका मिला है, लोग हमारे बारे में बात नहीं कर रहे। नंबर 1 पे हम अपराध में। इसके बाद मणिपुर मिल गया, मणिपुर चिल्लाओ, चुपचाप चुनाव निकल जाता। ये बेवकूफ़ के चक्कर में ज़्यादा लफड़ा हो गया। जनता के बीच में जाएंगे, पिजेंगे हम। भाई ऐसे आदमी ने तो कबाड़ा कर दिया। भाई मैं तो यही कहूँगा, राजेंद्र सिंह गुड़ा चाहे किसी भी पार्टी खड़े हों, इस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि इसने सच बोला है, और चाहे निर्दलीय खड़े हों, आप लोग इनको वोट ज़रूर दीजिएगा। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही होने चाहिए जो सच बोलें और सच के साथ खड़े हों। ये कांग्रेस से बीजेपी से ज़्यादा मायने रखता है कि हमारी महिलाओं की
इज्जत आबरू के लिए, हमारे बहन बेटियों के लिए कौन खड़ा हुआ, किसने आवाज़? इतने सारे लोग सर चुप करके बैठे, एक आदमी ने हिम्मत करी, उसे बर्खास्त कर दिया। इसलिए अभूतपूर्व रूप से, मैं तो बाकी लोगों से भी निवेदन करता हूँ, जहाँ से खड़े हों कृपया कर आप अपना नामांकन ना भरें, इनको निर्विरोध जीतने दें। इस देश के अंदर एक नई राजनीति का उदय होने दें कि इस देश में सच के साथ ये देश चलता है और सच के साथ ही ये देश आगे बढ़ेगा, इन चोर उचक्कों के साथ नहीं बढ़ेगा। उन लोगों से बहुत बेहतर है जो रोज़ दिन में घोटाले करते और रात में मुँह काले करते हैं, उनकी फिल्में आती बाद में बाहर। वो एक मंत्री थे, राशन कार्ड बना रहे थे साहब, हाँ, एक मंत्री वो भी थे कट्टर ईमानदार पार्टी के, उनकी तो फिल्में घूमी है साहब राशन कार्ड की। कमाल है, राशन कार्ड में ही गजब है साहब। जय सिया राम रोहन राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, क्लियर है। चलिए और देखें आगे और क्या हुआ, खुद भी कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लें। बेचारे क्या कहेंगे और क्या ना कहेंगे, हैं? सच बोलने वाले के लिए जीना हराम है भाई इस देश में। वो हाँ वो डाल डाले जेल में, पब्लिक तो साथ रहेगी, पब्लिक के लिए लड़ता रहूंगा, मेरी तो फितरत है। मुझे आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दे, चाहे मुझे, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। कभी भी एक दिन भी सरकार की बढ़ाई नहीं, मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता मैं। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। तो घटना के बाद आती है, लिपापोती कर देती है, डेड बॉडी दे देंगे, हम उसको जला देंगे। आज हमने कानून बना दिया विधानसभा में, शर्म नहीं आती? जो आक्रोश के अंदर ये लोग यदि दाह संस्कार आक्रोश में नहीं कर पाएंगे, साहब हमें न्याय नहीं मिले, इनको 5 साल की सजा कर दोगे, कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता। कानून एक पास हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं। इनको निकाल दिया होता एक अलग बात है, लेकिन एक और बात इन्होंने बताई, कानून पास कर दिया है कि यदि आप लाश रखकर यदि आप दाह संस्कार नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो 5 साल की सज़ा तक का प्रावधान है। यानी अगर आपके बच्चे की किसी ने हत्या कर दी या घर में आपके किसी प्रिय की हत्या कर दी और आप उसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो आप लाश रखकर विरोध नहीं कर सकते। राजस्थान में हो रहा है, अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया था सर, ऐसा कानून अंग्रेज़ों का भी नहीं था। दिन खत्म हो गए इस सरकार के, इस क्रूर सरकार के, क्रूरतम सरकार के। अंग्रेज़ों से भी गई भी थी। और अगर ऐसा कहीं और भी हुआ है तो कृपया करके बताएं, अगर बीजेपी शासित राज्य में भी कहीं हुआ है ऐसा, यदि ऐसा कोई कानून पास हुआ है तो कृपया हमें बताएं, हम इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, अन्याय पर अन्याय, अत्याचार पर अत्याचार, और अत्याचार के ऊपर यदि कोई आवाज़ उठाए तो आप उसका मुंह कुचल दोगे अपने पैरों से। इतनी ताकत आ गई आपके अंदर। नौकर हो हमारे, हमने चुनकर भेजा है, हमारी नौकरी करते हो, हमारे टैक्स के पैसे से तुम पलते हो, अपने बच्चों को पालते हो, हमको ये आंखें दिखाओगे? ऐसे लोगों की ऐसी विचारधारा जिनकी, ऐसी मानसिकता जिनकी, उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और गटर में फेंक देना चाहिए, ताकि दोबारा कभी उठ कर ना आ पाए और इनके बच्चे भी कभी राजनीति के बारे में ना सोचे। राजनीति है, राज करने की नीति, राम राज्य की नीति। ऐसा तो जनरल डायर ने भी नहीं किया होगा भाई, कमाल है। कोई किसी को मार दे कुछ बोल नहीं सकता। आज आप किसी बात को प्रोटेस्ट कैसे कानून बना रहे हैं? कानून तो जो आपके पास उनके खिलाफ काम करना चाहिए था। आज ये लोग, ये सारे के सारे लोग के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया विधानसभा में, ये सारे लोग जेल में थे। देखिए, महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख की रिपोर्टें बोल रही है कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही और किसी के अंदर क्षोभ नहीं है, डर नहीं है इसके अंदर। ये स्थिति है राजेंद्र गुड्डा का महिला अत्याचारों को लेकर। परसों विधानसभा में बताऊंगा क्या होगा। पूछो ना राजस्थान के मुख्यमंत्री से, पट्टी बांध के पाँव के बैठे, पाँव की पट्टी बांध के बैठे मुख्यमंत्री से। बेटियां सुरक्षित नहीं है। गहलोत साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात को इस मामले में सुधार करना चाहिए था, उनको इस ध्यान देना चाहिए। ऐसे एलिमेंट है, ऐसे अपराधी है, लेकिन इनको तो काम नहीं। पुलिस को तो मंथली लेने के अलावा तो काम ही नहीं बचा। सारे आम दारू बिक रही है, सारे आम, और ये सारी की सारी अवैध दारू के रूट पुलिस एस्कॉर्ट करती है। पुलिस का काम है पिकअप से पैसे ले लो,
मोटरसाइकिल उनसे पैसे ले लो, मुकदमे के FIR दर्ज करने के पैसे, नाम काटने के पैसे, चालान करने के पैसे, और इनका पेट नहीं बना। क्या हुआ? विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1 to 1 जवाब मांगूंगा। पूरी पोल खोल दी साहब। राजस्थान का क्या हाल है? राजस्थान की पुलिस दारू को एस्कॉर्ट कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री, पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं, सॉरी, अब तो मंत्री कहाँ रहे, तो पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं। पर ये भले ही आपने इनको मंत्रीगिरी से हटा दिया हो गहलोत साहब, लेकिन ये तो लोगों के दिलों में मंत्री बने रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को तो कोई नहीं हटाएगा, और ऐसे लोगों को हटाना भी नहीं चाहिए। इतनी सारी सीटें अगर एक आदमी किसी भी पार्टी का कहीं से भी जीतता है जिसके अंदर सच बोलने की ताकत है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम है। सच्चाई पट्टी बांध कर बैठे हैं, कहते हैं गहलोत साहब, उनको कुछ दिखने का, सच्चाई है। गहलोत साहब कुछ देखने, सुनने, समझने को तैयार नहीं। गहलोत साहब तो इंदिरा गांधी समझ रहे हैं अपने आप को। ठीक है, अच्छी बात है। आज सत्ता आपके पास में, इस बार सत्ता हमेशा तो नहीं रहेगी, सत्ता तो फिर आएगी जाएगी, और इस बार तो जाएगी, ऐसा ही लग रहा है। आपके लोग जब आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए खड़े नहीं हुए कि उनको आपको विरोध करना था, वो इसलिए खड़े हुए ताकि वो आपको बचाना चाह रहे थे, ताकि आप अपनी सुधार कर सकें। पर सुधार आपने किया नहीं, इनको भी निकाल दिया। चलो, सत्ता का गुरूर ऐसा ही होता। रावण भी सर ऐसे ही गुरूर में था। जब उसके भाई ने उसको समझाया तो वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने भाई को ही देश निकाला दे दिया। ठीक है ना। फिर बाद में अंत क्या हुआ वो हिस्ट्री सब जानते हैं। ठीक, पर खैर मणिपुर में इतना कुछ हुआ। एक निकल कर आए साहब, एक्टिविस्ट, देखें जरा। हा। अन्ना हजारे ने मणिपुर घटना के अपराधियों के लिए मांगी मौत की सजा, बताया मानवता पर धब्बा। ओहो, आ गए गन्ना खुजारे, अन्ना हजारे जी आ गए। कहते मणिपुर के अपराधियों के लिए मौत की सजा होनी चाहिए। अच्छा, मणिपुर के लिए बोले। ओहो हो, अच्छा ऐसा। ये इतनी जल्दी नींद कैसे खुलती है, हमको समझ में नहीं आया। एक हमने वो देखा था, उसमें कोई कह रहा था अन्ना हजारे को तो बनाया गया, क्रिएट किया गया, इट इज़ अ क्रिएशन, समबडी सेड। तो मणिपुर के लिए बोले, ठीक, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। क्या पूरे भारत में सिर्फ मणिपुर में ऐसी घटना हुई है क्या? पता नहीं सर, हमें क्या मालूम कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। बहरहाल ज़रा एक वीडियो और दिखा दें आपको। कैसी कैसी घटना, भाई आंखें बंद करके देखना। हाँ, इस महिला के पूरे कपड़े उतार दिए गए, पूरे कपड़े फाड़ दिए गए। ठीक वैसा ही, वही भरे बाजार परेड किया गया। उधर तो कम लोग होंगे, यहाँ ज़्यादा है, महिला पुरुष सब है। महिलाएं कपड़े फाड़ रही, महिलाओं के, कोई महिला वाले नहीं आए, क्योंकि ये मणिपुर नहीं है, ये मालदा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी हैं, इसलिए कोई नहीं आया। यहाँ महिलाओं के कपड़े फाड़े जा सकते हैं, वाह गजब। अन्ना हजारे जी, इसमें क्या सजा होनी चाहिए? नंगा करके परेड तो यहाँ भी कराई जा रही है भाई, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, जूते चप्पल दैत दनादन दैत दनादन। अभी यहाँ, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा कि आंखें पट्टी बन गई होंगी। ये जो सिलेक्टिविज्म है, प्रॉब्लम इससे। वो कहाँ मर गए सारे के सारे, जिन्होंने इतने सारे ट्वीट रिट्वीट किए थे, वो कहाँ चले गए? ये जानते हैं क्या है? जब अभी जो बंगाल में चुनाव हुए ना, पंचायत वाले, उनमें विरोधी पार्टी की जो महिला है, उनके साथ, एक के साथ नहीं कईयों के साथ ऐसा हुआ। कईयों ने रिपोर्ट नहीं किया। अब ये वीडियो सामने आया, ये भी अब आया सामने, ये भी छुपा पड़ा था, ये अब आया सामने। अब इसको लेकर भी हंगामा। लेकिन क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? हमारी नज़र में अब तक तो कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सबसे मज़े की बात यह है कि वहाँ पर ट्राइबल वुमन कहा जा रहा था, यहाँ पर भी ट्राइबल वुमन है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। और एक नहीं, यहाँ पर भी दो हैं। वेस्ट बंगाल, हॉरर कंटिन्यूज, 2 ट्राइबल वुमेन स्ट्रिप्ड नेकेड
tortured, paraded in Malda as police watch on 22 जुलाई। दलित महिलाएं, 2 दलित महिलाएं। हमने कहा ना, इन लोगों ने इनका हल्ला करने का तरीका इतना अच्छा है कि मोदी जी को बयान देना पड़ता है, और इन 2 दलित महिलाओं के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, दलित महिलाएं हिंदू होंगी, इनके लिए कौन बोलेगा? इनके लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इनके लिए सब चुप बैठे, सबके ताला लग गया। वो जिहादन दीदी जो हैं लायर वाली, वो चुप बैठी हैं, जिहादन दीदी चुप, मज़े ले रही जिहादन दीदी। जिहादन दीदी आप एकदम चुप हैं, बाकी सारे भी चुप हैं, किसी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रियलिटी हमारे देश की। गन्ना खुजारी जी, आई मीन सॉरी अन्ना हज़ारे जी, कुछ नहीं इस पे नहीं। अच्छा, मालदा का दीदी का मैटर, ओ ठीक ठीक ठीक, इस पे चुप रहना पड़ेगा, मैं भूल गया था। कमाल है साहब, गजब के लोग। चलिए तो बात उसकी आप बीती भी सुन लें, क्या कह रही है वो बहन। না তবুও বলছি সেই দিনকে মানে বুট থেকে আমাকে টেনে হিজড়ে চুলের মুঠি ধরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল, আমার আঁচলটা ধরে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল। আমি পাশের বাড়ি একজনের কাছ থেকে গিয়ে একটা কাপড় ছিঁড়ে পরে আসি বাড়িতে, এটুকুনি আমার বলা, আমি আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। আমার স্বামী কোথায় ছিল? আমার স্বামী না থাকলে হয়তো আমাকে অন্য কিছু করেই ফেলতো। আমার স্বামী গিয়ে সেই মুহূর্তে আমাকে টেনে নিয়ে চলে আসে ওই জায়গা থেকে। হ্যাঁ করেছিলাম, তো বারবার ধরে আর বলতে পারছি না, তো भाषा समझ में नहीं है। बहरहाल जो कह रही हूँ, उस दिन उन लोगों ने मेरे बाल पकड़कर मुझे बूथ से बाहर फेंक दिया, मेरा आंचल फाड़ दिया। मैंने पास के एक घर से कपड़ा लिया, उसे पहनकर अपने घर आई। अगर मेरे पति उस समय वहाँ नहीं होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। मेरे पति वहाँ थे, वो मुझे वहाँ से खींच कर ले आए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण पंचला पंचायत चुनाव के दौरान हुई यौन उत्पीड़न पर पीड़िता। इससे पहले आज पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने कहा कि सबूत बताते कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वाह वाह, क्या बात है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को तमगा दिया जाना चाहिए, उन्हें माला पहनाई जानी चाहिए जूतों की। ऐसा निकम्मा निकृष्ट डीजीपी भारत के इतिहास में शायद नहीं हुआ होगा। ऐसा निकम्मा अगर कोई पुलिस वाला हो सकता है, वो भी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज से गया हुआ व्यक्ति, इतना निकृष्ट, इतना निकम्मा। ये वीडियो घूम रहा है पूरे मार्केट में, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया जा रहा है, और वो कहता है ऐसी कोई घटना नहीं हुई। डीजीपी साहब, तुम्हारे घर की बहन बेटियों के साथ होगा तब भी ऐसी कहोगे क्या? हैं? ऐसी बेशर्मी। किस लिए तुमको आईपीएस बनाया? क्या शपथ ली थी तुमने? इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराऊंगा, अपनी जान देकर भी नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर करूंगा। ये हालत है, ऐसे बिक गए एक कुर्सी के लिए, ऐसे बयान। क्या हमसे पहले आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल पहुंचा होगा, मैं मान ही नहीं सकता। क्राइम हो और डीजी को ना मालूम हो, यह असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। पुलिस को हम सबसे ज़्यादा मालूम होता है, कई गुना ज़्यादा मालूम होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि डीजीपी साहब ने कह दिया ऐसी कोई घटना, मैं नहीं कह रहा हूँ, एएनआई कह रहा है कि डीजी साहब ने साफ मना कर दिया, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर ये क्या है जो वीडियो चल रहा है भाई? कोई हमको समझाए। कमाल है, गजब है, हद है साहब। मालदा में हो गया, आइए और जगह भी है सर, सिर्फ मालदा थोड़ी है। अन्ना हजारे जी का आया ही नहीं बयान कोई, हम तो इंतजार में। बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पर बंद कमरे में निर्वस्त्र कर एक लड़की और एक शख्स की पिटाई की गई तस्वीरें आपके सामने हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक शख्स और लड़की को निर्वस्त्र करके उनकी पिटाई की गई है। तो ये जो वीडियो है ये कल रात का है। ये टेगड़ा थाना में गांव है बख्तौल, ये वहां का वीडियो है। तो इसमें जो एक व्यक्ति दिख रहा है, अधेड़ उम्र का, किशन देव चौरसिया, ये गांव में कीर्तन का काम करता है, हारमोनियम सिखाता है। और इसके पड़ोस की एक लड़की है जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। कल गांव के लोगों ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पा लिया और उनके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया। इस मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मैंने इसमें आदेश दिया है टेंगड़ा थाना और महिला थाना अध्यक्ष को
और जो इसमें पीड़िता है वो महिला थानाध्यक्ष के साथ में है इस समय। उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनका मेडिकल कराया जाएगा और उनका बयान होने के बाद में संदर्भ धाराओं में इसमें हम लोग ने FIR करने का आदेश दे दिया। बिहार के बेगूसराय से पुलिस का बयान था कि आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको साफ दिख जाएगा किस प्रकार से उस लड़की के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उतारे जा रहे शख्स की पिटाई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। हैरानी की बात यह, कपड़े उसे उतारे जा रहे हैं, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उसे नंगा किया जा रहा है। दिख रहा है वीडियो में, ऐसा ही दिख रहा है। हम क्या करें? बिहार में भी ऐसा हुआ। गन्ना खुजारी जी, अन्ना हजारे जी, नहीं वो दिखा नहीं क्या वीडियो? ओहो, जियादन दीदी हेलो, नहीं दिखा? अरे आप लोगों से हम भी कहाँ उम्मीद करते हैं। इन लोगों का तो एजेंडा ही यही है, जिहादी लोग हैं, इनका एजेंडा ये। इन्हें बिहार नहीं दिखेगा, इन्हें मालदा नहीं दिखेगा, इन्हें कुछ नहीं दिखेगा और चुप करके बैठे हैं साहब, एकदम गुड़ खाकर, बोलने को तैयार नहीं। दिव्यपान बोस जी कहते हैं पालघर के लिए अन्ना कुछ बोला, बूढ़ा सठिया गया है। दिव्यपान जी, हमने बताया ना, यहाँ हिंदू की जान बहुत सस्ती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, 2 कौड़ी की है। उसे मार दो, कोई बोलेगा नहीं। किसी भी दूसरे अन्य के बारे में बोल दिया तो आफत हो जाएगी, बोल भर दिया तो। तपन बर्मन जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे जाग रहे हैं अभी तक? अच्छा, आपका तो दिन ही हो रहा होगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो ये स्थिति है साहब इस देश की। अब इससे भी ऊपर ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले याद तो दिला दूँ यार, आज तो मैं ढूंढ के बैठा था, हाँ कसम से। यदि आप तक हमारे लाइव पहुँच रही थी, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना मत भूलिएगा। ध्यान से इस QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट ध्यान से भेज दीजिएगा। बहुत सिंपल है, 500 रुपये महीना। उससे ऊपर जो देना चाहे उसके लिए स्वागत है, लेकिन मिनिमम 500 रुपये महीना तो देना ही चाहिए। और जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे, अमाउंट के ठीक नीचे आपको ऐड मैसेज या ऐड नोट लिखा होगा, उसमें अपना नंबर और नाम बहुत ध्यान से लिख दीजिएगा, ठीक है? और इसके अलावा 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस भर सकते हैं। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। जो भारत के बाहर हैं, टेस्ला वाले लोग, वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी फ़ीस भर दें। मिनिमम $25, उसके ऊपर जो आप देना चाहें वो आपकी इच्छा है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। 2 YouTube चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, नहीं ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे, नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आने वाले। तो क्या करना है, t.me/शुक्ला टेलीग्राम का ये चैनल है, इससे जुड़ जाइए। चाहे आप कंट्रीब्यूटर हो ना हो, फीस भरते हो ना भरते हो, यदि आप लाइव देखते हैं तो इससे ज़रूर जुड़ जाइए, बहुत काम की चीज़ है। सारे नोटिफिकेशन यहाँ से मिलेंगे। ट्विटर पे NSO365 और @NShukla, दोनों से जुड़ जाइए, दोनों अलग अलग IDs हैं। ये क्या चक्कर है भाई? और इंस्टाग्राम को शेयर चलो, ट्विटर पर @NShukla, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला, सभी जगह फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा गूगल फॉर्म दिया, हर एक वीडियो, हर एक लाइव के सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल फॉर्म अपने हिसाब से चुन लीजिए। जो भारत में रहने वाला, जो NRI है वो NRI वाला गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? सारी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ूँ तो हम बात कर रहे थे किस प्रकार से सेलेक्टिविज्म है इस देश के अंदर। सेलेक्टिविज्म की एक और आपको मिसाल दिखाता हूँ साहब। अभी कल परसों ही एक न्यूज़ आई, कोई बोलने को तैयार नहीं, सब चुप है। 3 गर्ल स्टूडेंट सस्पेंडेड इन उडुपी ओवर प्लेसमेंट ऑफ मोबाइल कैमरा बाथरूम। आगे सुनेंगे। On realizing that mobile camera was placed inside the toilet, the students from one community picked up a fight those from the other community. अब आप समझिए इसमें हुआ क्या। उडुपी की घटना है। उडुपी में क्या हुआ, लड़कियों का कॉलेज और लड़कियों के कॉलेज के जो बाथरूम है, उस बाथरूम में टॉयलेट में कैमरा रख दिया गया, मोबाइल कैमरा, उसे ऑन कर दिया गया रिकॉर्डिंग करने के लिए। वहाँ लड़कियाँ आएँ, उनकी निर्वस्त्र तस्वीरें और उनकी वीडियो मिल जाएं। ये किसने किया? ये स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था हिंदू लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों द्वारा, ठीक है? कोई अप्रोर सुना आपने कहीं? कोई ह्यू एंड क्राई किसी प्रकार का? हत्या कोई मची? नहीं मची। कोई अप्रोर नहीं। ये न्यूज़ सुनी? नहीं सुनी होगी। 21 जुलाई की न्यूज़ है साहब, 2023, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप हैं एकदम। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में कहीं मजाल है कि नाम लिख दिया जाए, कौन लोग पकड़े गए। 1 कम्युनिटी 2 कम्युनिटीज हो गया, FIR लॉन्च नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
ये ओदूपी वाले कौन बेवकूफ़ लोग हैं, इतने कितने जाहिल है, क्या घास खाते हो या गोबर खाते हो, क्या करते हो भाई? मुकदमा दर्ज कराओ, FIR दर्ज कराओ। पर जो लड़कियां हैं जो जिनके नाम बताए गए हैं, वो नाम कुछ इस प्रकार से बताए जा रहे हैं, कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं। अलीमातुल शाइफा, शाहबनाज एंड आलिया, तो ये इनके नाम है, 3 के नाम आए हैं। और कॉलेज का नाम जो बताया जा रहा है नेत्र ज्योति कॉलेज है, जहाँ पर हिंदू लड़कियों को और सैकड़ों लड़कियों के ये वीडियो बनकर जो है बाहर गए। तो इन लड़कियों ने वीडियो क्यों बनाए? ये वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये वीडियो फिर जिहादियों को दिए जाएंगे, जिहादी उससे लव जिहाद करने आएंगे। वीडियो चाहिए ना, वीडियो के आधार पर तो ब्लैकमेल करके करेंगे, ठीक है ना। इसलिए वो उनकी मददगार थी। पर कोई नहीं, आपकी बेटी की सहेली तो एकदम सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए कहता हूँ बच्चों के दोस्तों पे निगाह रखो। ऐसा ना हो आपका बच्चा आपकी बच्ची के जो दोस्त हैं वो कहीं बाज़ार में आपकी बच्ची को बेच दें। मेरा काम है आपको बताना, मानना नहीं मानना आपका है। बहुत सारी कोठों पे शान बढ़ा रही हैं ऐसी लड़कियां जिनके माँ बाप आप ही की तरह बड़े एटीज थे। अरे ऐसा थोड़ी होता, हमारा बच्चा ऐसे घटिया कॉलेज में थोड़ी पढ़ता, वो अच्छे कॉलेज वाले ही हैं सारे। हाँ, देख लेना, विचार कर लेना, मेरा काम है बताने का। ठीक, देखें साहब क्या होता है जब ये वीडियोस इस प्रकार के आगे बढ़ते हैं। तेरी शादी हो रही है ना? आए ना? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? शादी हो रही है ना? बीवी से खुश नहीं है? बीवी से खुश नहीं है? तुमने क्या मिल रहा है? क्या शादी हो रही है ना? इसकी शादी हो रही थी यार, तेरी शादी हो रही थी। हाँ ना, हाँ ना बोल। 25 हो रहे हैं तेरी शादी। पुलिस को कॉल कर, बुला पुलिस, बुला पुलिस। बेटी है तेरी, क्यों लाया गौलिया? क्यों लाया? क्यों लाया ये बताओ भाई। यार ठीक है भाई, आया क्यों लड़की? नाम क्या? नूर का लौंडा है तू? नूर का लौंडा। ये होता है साहब। होटल के बाहर पकड़ लिए गए। किन्ने पकड़ा? वो कुछ वो है ना, वो उड़न तश्तरी वाले लोग, मार्स से वीनस से आते हैं। क्या नाम है उन लोग? बजरंग दल RSS। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं लोगों ने पकड़ा साहब। तो बरगला के कोटद्वार की एक होटल में लेकर आया था एक बच्ची को, कॉलेज जाने वाली नाबालिग बच्ची बताई जाती, उसको लेकर आया था। शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया हिंदू लड़कियों की स्थिति इतनी ख़राब क्यों है। पापा समय पे शादी नहीं करा पा रहे, लड़की को अपनी बढ़ा निकालनी हो, चाहे कितना बुढ़ा मिल जाए वो भी चल रहा है। 2 बच्चों के बाप, वाह गजब है। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, आप लोग बुरा मान जाते, बुरा मत माना करो, है ना। पहाड़ों में भी सारी घटना होने लगी। चलो बधाई हो भाई। चलिए क्या कर सकते हैं, कोई सुनने कोई तैयार नहीं तो कोई क्या करेगा, हम भी कितना बताएंगे। ऐसी घटनाएं पहाड़ों तक पहुंच गई, और तभी फिर ये जो रिपरकेशन मिल रहा है ना आपको देखने को, उसको भी देख लीजिए। कहना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ऐसी घटनाएं दिखती हैं तब फिर लोगों में आक्रोश इसी प्रकार से निकलता है, और अपनी बच्चियों को, बहन बेटियों को जाते हैं और जाएंगे। यही चीज़ यदि पलट लिया जाए
में सर कलम हो जाता है। कितनी घटना है बांग्लादेश में देख लीजिए, सिर कलम हो जाता है सामने। भारत में क्या होता है? भारत में इतना सब कुछ होने के बावजूद 2 चाटे मार के पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस को पैसे मिल जाएंगे, पुलिस छोड़ देगी। पिछला वाला वीडियो दिखाया था ना, बलात्कार वाला, दिल्ली वाला, जिसमें उस लड़के ने इतनी कीमत लगाई, 10,000 15,000। रेप करो 10-15 हज़ार में छूट जाओ। कमाल है, गजब है साहब। खैर क्या ही बोले, चलिए इतना सब कुछ हो रहा, बस एक व्यक्ति ऐसा है जो सब कुछ संभाले और एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया। क्या? यूपी में जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा वह धरती पर नहीं पाताल में जाएगा। मुजफ्फरनगर में बोले सीएम योगी ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया, यदि यूपी में उड़े तो धरती पे नहीं रहने देंगे, पाताल में घुसा देंगे। तो कानून व्यवस्था की स्थिति जो मणिपुर में खराब करने की कोशिश की गई, जो कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में खराब करने की स्थिति, आदित्यनाथ का कहना, यदि उत्तर प्रदेश में ऐसी गलती करी तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा, जमीन में नहीं पाताल में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, शासन ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही सख्त होना चाहिए। अगर शासन सख्त नहीं होगा तो शासन कर नहीं पाएगा। बहरहाल दिल्ली के हमने एक मस्जिद के बारे में आपको बताया था, उसका एक हिस्सा एमसीडी ने तोड़ दिया था। कौन सी? एनडीएमसी ने तोड़ दिया था। एक हिस्सा याद है आप लोग, एनडीएमसी ने उस मस्जिद का हिस्सा तोड़ दिया था, अवैध थी। दूसरा हिस्सा रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ था। अब मस्जिद बनी है, कैसे हट जाएगी? पहले छोटी सी एक मज़ार बनाई गई थी, पहले हरा पोता गया पत्थर, फिर थोड़ी मज़ार से मस्जिद का वो गई, पता नहीं चला, इतनी भव्य मस्जिद हो गई पूछो मत। अब मदरसा भी चल रहा, मस्जिद भी चल रहा है ठप्पे से। रेलवे की आँख खुली है साहब, नींद से जागी है रेलवे। नोटिस भेजा 15 दिन में हटा लेना, लेकिन क्या हटा लेंगे? सवाल ही नहीं है। देखें ज़रा, रेलवे की जमीन पर अवैध बनी मस्जिद के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। बंगाली मार्केट में ये मस्जिद है जो रेलवे के भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई है, जिसको रेलवे ने अब नोटिस लगाकर ये बताया है कि 15 दिन के अंदर आप जो है इसको खाली करिए, क्योंकि ये रेलवे की जमीन है। और लगातार जो है रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो रेलवे अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। अब आपको मस्जिद के अंदर लिए चलते हैं, और जब यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई तो स्थानीय लोग कहते हैं कि इस मस्जिद का इतना बेहद आकार पिछले 10 साल में दिया गया है। पहले यहाँ पर एक मज़ार था और उसी मज़ार को जो है धीरे धीरे जिहादियों ने डेवलप करके जो है यहाँ पे मस्जिद बनाया को जो है धीरे धीरे जिहादियों ने डेवलप करके जो है भाई इस पत्रकार की बेबाकी की और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पहली बात, जो अवैध मस्जिद है उसमें घुसकर वीडियो बनाना, रिपोर्टिंग करना, इसके लिए दाद देनी पड़ेगी, इतना स्पष्ट पड़े। और दूसरी बात, जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर लेना, कंकंग की गुगा हो जाएगा बाबू। हाँ, तुम चढ़ ना पाओगे, कोशिश करके देखो। इस बंदे ने जिहादी शब्द इस्तेमाल किया, जिहादी तत्वों ने मस्जिद का निर्माण कर दिया। आय हाय हाय, क्या बात है भाई। यहाँ पे मस्जिद बनाई, और यहाँ पर देखिए मस्जिद कमेटी, यानी कि ये मस्जिद जो कमेटी चलाती है वो कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एक मदरसा भी चलाया जा रहा है। आप इसी मस्जिद में हैं क्या? हाँ, कुछ बोल तो दीजिए। हाँ, मना क्यों? जब रेलवे की तरफ से इस जमीन को खाली करने का नोटिस दिया गया है, ये पूरी तरह से अवैध है, और आप लोग कह रहे हैं कि मना किया है। बोले मेरी बात सुनो, 5 मिनट वेट कर सकते हैं? 5 मिनट्स वेट कर सकते हैं? 5 मिनट में क्या होगा? 5 मिनट में हम ब्रेकफास्ट में। अच्छा, तो अभी ये जो है फिलहाल इस मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो कोई बहाना बनाकर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर बोलिए ना फिर। एक मिनट बोलिए। आप पहले इस पूरे वीडियो को डिलीट करो। क्यों सर? आपने बहाना क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया? तो आप बात नहीं कर रहे तो कहेंगे इट इज नॉट परमिशन टू शो इन मीडिया। आप इसको डिलीट करो। क्या परमिशन नहीं है? आप अवैध जमीन पे, रेलवे की जमीन पे मस्जिद बना दें और वो परमिशन है, और हम लोग अगर दिखाएं तो वो परमिशन नहीं है। वाह यार, देखो हम बात चाहते हैं संजीदगी से हो, इस मामले को बेहतरीन तरीके से सुलझाया जाए, ठीक है? ओके, इसलिए मैं चाहूंगा। बेहतरीन तरीके से कैसे सुलझाएंगे जब अवैध जमीन पे बना है ये मस्जिद? हाँ,
अवैध जमीन पे, रेलवे की जमीन पे आप लोगों ने मस्जिद बना ली, अब बेहतरीन तरीके से कैसे सुलझाएंगे? ये कौन कह रहा? क्या रेलवे का नोटिस कह रहा है कि रेलवे की जमीन पे। ओके, रेलवे क्या कह रही है? नोटिस नहीं पढ़ा आपने? पढ़ लिया। तो फिर वो नोटिस में क्या लिखा है? एक सेकंड, जो कुछ आप लिख दोगे क्या वो तारीख और हिस्ट्री बन जाएगी? जो कुछ लिख दोगे, रेलवे कह रहा है कि अवैध जब्त नहीं पढ़ा आपने? पढ़ लिया। तो फिर वो नोटिस में क्या लिखा है? एक सेकंड, जो कुछ आप लिख दोगे क्या वो तारीख और हिस्ट्री बन जाएगी? जो कुछ आप लिख दोगे क्या वो तारीख और हिस्ट्री बन जाएगा? बस ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए इन्हें किसी कानून से कोई डर नहीं लगता। जब हम आएंगे कानून बदल ही लेंगे। फिलहाल इमारतें बनाओ, क्योंकि इमारतों से हिस्ट्री मानी जाएगी। समझ में आ गया? FIR से हिस्ट्री नहीं मानी जाने वाली, इमारतों से मानी जानी। इमारतें बना लो, FIR तो कभी भी रद्द करा लेंगे जब सरकार आएगी। वो तो आज नहीं तो कल पलट होना ही है। कुछ लिख दोगे, रेलवे कह रहा है कि अवैध जमीन है, रेलवे की जमीन है, आप लोगों ने अवैध रूप से बनाया है। और यहाँ पर लोगों से जब हमने बात की, आसपास पड़ोसियों से, वो कह रहे हैं पहले एक मजार था। अवैध जमीन पे आपको कुछ पता ही नहीं है? आप बताइए ना, वही तो पूछने के लिए, जमीन पे बनाए कुछ पता ही नहीं है, वही पूछने के लिए हमें बड़ा हर चीज को बड़ा फिर पता चलेगा ना। वही पूछने के लिए तो आए। तो फिर अब लफ्ज वर्ड अवैध को हटाओ, सबसे पहले अवैध को हटाओ। ये रेलवे कह रहा है, ठीक है। उनके लोग जो आसपास पड़ोसी हैं, जब हमने बात की, वो अवैध वर्ड अवैध आई डोंट एक्सेप्ट। रेलवे की जमीन पे जब अवैध रूप से बनाएंगे तो अवैध ही होगा ना। 1 सेकंड, एक मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। 1 मिनट ठहर के जरा। ठीक है, केंद्र कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं कहना चाहता हूँ इंडिया का अंदर रेलवे कब आया? रेलवे कब आया? इंडिया के अंदर आप लोग कब आए? अरे मेरे पहले क्वेश्चन करो, इंडिया के अंदर आप लोग कब आए? अरे चाहता हूँ इंडिया का अंदर रेलवे कब आया? रेलवे कब आया? इंडिया के अंदर आप लोग कब आए? अरे चाहता हूँ इंडिया का अंदर रेलवे कब आया? रेलवे कब आया? इंडिया के अंदर आप लोग कब आए? अरे तोते उड़ गए। मौलाना साहब से आज तक किसी ने ऐसा सवाल का जवाब ऐसा खतरनाक नहीं दिया था। मौलाना साहब कहते हैं इंडिया के अंदर रेलवे कब आया? उन्होंने सोचा रेलवे बताएंगे, फिर हम बताएंगे हमारा इतना पुराना है, हम तो 1400 साल से। कांड हो गया मौलाना साहब का। मौलाना साहब ने बोला रेलवे कब आया? बोले 1 मिनट, इंडिया के अंदर आप लोग कब आए? मौलाना साहब पूछा कि अरे ऐसे तो कोई नहीं पूछा हमसे। कमाल हो गया, गजब है भाई। मेरे पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के सवाल आप जवाब दो। कौन से सवाल कर रहे हैं फिर? मैं क्या करूं? इंडिया के अंदर रेलवे कब आया? आप लोग कब आए, कब मस्जिद बनाई? ये बताइए। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पहले एक मजार थी यहाँ पे, बाद में आप लोगों ने धीरे धीरे करके बनाया है। बात सुनो, आप जो है ना आराम से बोलिए, कभी तो सुनेंगे। यहाँ बैठो, बोलिए भाई। मौलाना तो भड़बड़ा गए एकदम। मौलाना साहब तो भड़बड़ा गए एकदम, भयंकर बुरी तरह से भड़बड़ा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा जवाब क्या दे, सवाल क्या। सब आपसे मेरे से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? सवाल क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। भड़बड़ा गए मौलाना साहब। ओहो, बड़ा गलत हो गया भाई। इसी को कहते हैं लाहौर पे बिल्ला कूदत। बहरहाल सवाल देखकर घबरा गए। अवैध जगह बना रखी थी मस्जिद, नोटिस आ गया है, अब सवाल तो लोग पूछेंगे। एक और अगर आपको याद हो, ये याद है आप लोगों को, ये इसका एक पार्ट जो है NDMC ने गिराया था। तो हमने कहा था एक पार्ट गिरा, अभी बाकी बकाया है, जो रेलवे की भूमि है। NDMC ने जो अपनी भूमि पे कब्जा था वो गिरा दिया, रेलवे का नहीं गिराया। क्यों गिराएंगे? उनका पार्ट नहीं है वो। तो अब रेलवे वाले पार्ट पर आ गई। पूरी मस्जिद अवैध है, इस पर कार्रवाई होकर इसमें जेल भेजा जाना चाहिए। वहाँ पर जितने भी लोग कार्यरत हैं, जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने तामीर की है अवैध रूप से, ठीक, तब सुधरेगा ये देश, ऐसे नहीं सुधरेगा। अब एक और हमने आपको दिखाया था, शत्रु संपत्ति नैनीताल में, अगर आपको याद हो, क्या नाम था? मेट्रोपोल होटल, याद है? पाकिस्तान भाग गए थे, पाकिस्तानियों की थी, हाँ, भाग गया था पाकिस्तान सब कुछ छोड़ छाड़ के, याद है? तो मेट्रोपोल होटल को लेकर हमने कहा था, हमने कहा अरे भाई ये तो बड़ी लंबी चौड़ी जगह, उसमें सारे के सारे कबाड़ा लोग रखने लगे थे, याद है? कबाड़ा रख के ये सब करने लगे थे। किस किस को याद है? कबाड़ा रखने लगे, कबाड़ी आ गए, रोहिंग्यास बसने लगे। अब अगर आप आवाज़ उठाओगे, आप अगर बोलोगे और काम नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो NDMC ने जब बुलडोज़र चलाया था, आपने क्या बोला? आओ तो थोड़ा सा तोड़ा, बाकी तो रह गया। तो सर आ गया उस पर भी नोटिस। मेट्रोपोल होटल पे आपने बोला, बोले ख़त्म करना चाहिए, पूरा हटाओ, पूरा तोड़ो, हैं? फिर क्या कुछ होगा एक्शन की नहीं होगा? अब आप लोगों ने बोला है तो भाई देखना पड़ेगा।
इधर पे कभी मेट्रोपोल होटल होता था रे बाबा, था, अभी नहीं है। खेल खत्म, होटल साफ, जमीन प्रशासन की। शत्रु संपत्ति को तोड़ने के लिए इतनी पुलिस लगानी पड़ रही, देख रहे हैं आप, इतनी पुलिस। हाँ भैया, मामला थोड़ा बहुत नहीं है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1400 के आसपास मुसलमानों ने इस पे कब्जा कर रखा था। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मेन रोड के ऊपर, साफ। अब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो सर देश की संपत्ति तो देश को मिलेगी ना, कि नहीं मिलेगी? तो बस इतना सा फर्क है। देश की संपत्ति देश को मिल रही है, शत्रु की संपत्ति थी भारत को मिलनी, भारत को मिल गई। ठीक है ना। विनायक पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, पर सब जगह ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर होगी कोई सरकार, उसने कर लिया होगा। हर जगह ऐसी सरकार नहीं है। आजकल दूसरी जगह कुछ कुछ और होने लगा है। वो जो लोग कर्नाटक में खुश हो रहे थे ना कि हमने सरकार बदल दी, हरा दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर, सर जरा कर्नाटक का हाल देख लें सर फटाफट। हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब हैं, क्या हुआ? ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ। पुलिस लिखा है साहब और पुलिस पिट रही है। एक परिवार कहें तो जिहादी परिवार, एक जिहादी परिवार ने साहब पुलिस वाले को जमकर कूटा पुलिस कांस्टेबल को। बेंगलुरु को, कर्नाटका से, बेंगलुरु ऑन ड्यूटी। हाँ, चलो सुलेमान को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक हुआ, बाकी पता नहीं हुए कि नहीं हुए। तो सरकार बदल गई, मज़े आ गए या कुछ लोगों को मज़े आ रहे थे? नहीं, कोई नहीं, चलता है सर। आइए साहब, और जगह भी देखें जरा कहाँ क्या चल रहा है। दिल्ली के संत नगर में चलें, नाम बड़ा अच्छा संत, पर संत नगर नाम होने से काम नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको संत क्या। आइए साहब देखें, ओह सदाजी हैं, बुजुर्ग हैं भाई साहब, बुजुर्ग हैं। ओहो, कोई कुछ बोलना मत भाई साहब, अभी भावना आहत हो जाएगी। हाँ, देश में हंगामा हो जाएगा। लड़का पीछे खड़ा कर दिया गया साहब, लड़का पीछे खड़ा कर दिया गया। सरदार जी आगे। औरतें भी आ गईं। आप देखो, औरत से लड़ने के लिए औरत हैं। वाह रे सरदार बुड्ढे, वाह। ये लो, औरत को ही कूट दिया बुड्ढे ने औरत को ही कूट दिया भाई। जरा दोबारा देखो, ये है सरदार, इसको क्या बोलते हो? सिख। ये है सिख, सिंह, ये सिंह रहे। ये हालत है साहब। ये हैं वो बुड्ढे सिख। इन्हें बुड्ढे नहीं, इन्हें कमीने सिख कहा जाता है। बुढ़ापे का फ़ायदा लेकर जो कमीनापन करे उसको क्या कहा जाएगा? ऐसे ही कहा जाएगा, है ना, कुछ और तो नहीं कहा जाएगा। अभी इसमें खींच के कोई रैप्टा धर देना तो भाई साहब वीडियो वायरल होता घूम रहा होगा और इनका धार्मिक कार्ड निकल आएगा और इनका धर्म भी खतरे में आया। ताराम खतरे में आ गए, ताराम। और खुद गुंडागर्दी, गुंडे, महागुंडे, विशुद्ध रूप से गुंडे। बुड्ढे बुड्ढे गुंडे हैं यहाँ तो, बुड्ढे बुड्ढे आतंकी हैं तो आतंक फैला रहे हैं अपना। गजब है साहब, ऐसे बुड्ढे। ये वीडियो भेजना भैया, ये वाला हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। अपने सारे बुड्ढों को भेजना, सिखों को भेजना, सबको। ताराम खतरे में आता है इनका, ताराम।
इनने रक्षा करी होगी। क्या कह रहे थे, हमने बहन बेटियां बचाई हैं, किसकी? अफगानिस्तान तो कुछ और ही कह रहा है, पाकिस्तान तो कुछ और ही कह रहा है, ग्रंथी अपनी नहीं बचा पा रहा है। सच सुन के मिर्ची तो लग रही होगी, पर सच सुनना सीखो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है सच सुनना, क्योंकि इस गुंडागर्दी, इस आतंक से कोई नहीं डरता। ठीक है, यह आतंकवाद पना अपने पास रखो, इससे कोई नहीं डरता। क्लियर है? बड़े हैरानी की बात है साहब, बड़े कमाल है। इतने ये समाज ऐसा निकलेगा किसी ने सोचा नहीं होगा। और अभी कुछ बोल देना, सरकार की आंखों पे पट्टी बंदी है। मोदी जी को अटूट प्रेम है भाई साहब, इनके बारे में कुछ बोल मत देना। उनको बुरा लग जाता है, मोदी जी को तुरंत बुरा लग जाता है एकदम से। हाँ, ये पिट गया, इसको लठ मारे गए, इसके सिर को टारगेट करके लठ चलाया गया। धारा 307 बनती है इस पर कायदे से। FIR थोड़ी हुई होगी, दिल्ली है, संत नगर है, मजाल है कि हो जाए। सामने वीडियो पे पीटता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बुड्ढे को कुछ नहीं हुआ होगा, ना इन लड़कियों को कुछ हुआ, इसी लौंडिया को कुछ हुआ, ना उस लौंडे को कुछ हुआ होगा। बड़ा जब है भाई, अंधेर मचा रखा, अंधेर। हमने कहा ना, जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए यहाँ अच्छे शब्दों का उपयोग होने वाला नहीं है, तो इसलिए गुंडागर्दी छोड़ दो। ठीक है ना? ठीक है, तो ये स्थिति है भाई इनकी। बड़ी विचित्र सी बात है, क्या किसी को भी शोभा देता है? मैं कहता हूँ मैटर कुछ भी हो, पार्किंग का विवाद था शायद, मैं कहता हूँ मैटर कुछ भी हो, आप पुलिस बुलाते, पुलिस आती, पुलिस अपना काम करती, FIR करती, सामने वाला नहीं मानता, क्रेन मंगवाती, क्रेन से उठवा के ले जाती। क्या प्रॉब्लम थी? क्या आपके यहाँ RWA नहीं है? आपके यहाँ RWA नहीं तो बनाइए, RWA को शिकायत कीजिए कि भाई ये कैसे खड़ी है। सेक्रेटरी अपने आप आएगा, हटवाएगा, उसका काम है, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का काम है कि वो हटवाएगा। खैर गजब है साहब, अंधेर है। विक्टिम कार्ड निकला था तुरंत, अभी यार विक्टिम कार्ड निकला था, ओ जी सिख के ऊपर ये हो गया, वो हो गया। और सिख क्या कर रहा है? इसका नंगा नाच किसी को नहीं दिख रहा भाई साहब। इस बुड्ढे का नंगा नाच किसी को नहीं। वो बुड्ढे के ऊपर सिर्फ हवा में चलाई भी नहीं, बस ऐसा लाठी करीब और थी, क्या भाई साहब वीडियो, और पिट गया बेटा। फ्रॉड, महा फ्रॉड, एक नंबर के फ्रॉड। इनसे बड़ा फ्रॉड कोई दुनिया में नहीं है, ये समझ लीजिए। जिहादियों के साथ रह रहे के पूरे जिहादी हो चुके हैं, एकदम क्लियर है ये। अब कल लोग मेरे से बोलेंगे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। मुझे BJP को बुरी लग गई होगी बात। लगती तो लगती रहा भाई, क्या करें, हमारा काम है, हम सच्चाई सामने लाएंगे। चलिए पापा की परियों को भी देख लें। फेमिनिज्म एट इट्स बेस्ट। फेमिनिज्म एट इट्स बेस्ट, वाह क्या बात है। वाह रे वाह, फोन तोड़ दिया भैया। फोन तोड़ दिया और दैत दनादन पुलिस वालों को गालियां दी थी, मैडम निकल ली दोनों।
वाह साहब वाह, क्या बात है, गजब भाई गजब। लड़के कुछ कर भी नहीं पा रहे बेचारे, खड़े। एक आदमी किसी ने कोशिश करी, बाकी लड़के बचाने आ गए, उनके खसम बनने आ गए कि हमको देगी इज्जत, और नहीं देने वाली, तुमको भी माँ बहन की गाली देगी। ठीक है, ये स्थिति है। कमाल है भाई। सहारनपुर वालों का खून पानी हो गया, मतलब है, एक रैपट ना दे पाया कोई। अरे शर्म करो रे, शर्म कर लो। हैं, दह दो चाई देनी चाहिए थी मिला के। अभी सारा पापा की परी उतर जाता 2 मिनट के अंदर भूत ना। अपन तो ऐसी वाले हैं भाई साहब, किसी को बुरा लगे तो ना, पहले से बता दे रहा हूँ भाई, सोच समझ के। ऐसा ना कोई ये सोच ले कि भाई कुछ भी चल जाएगा। इधर कुछ भी नहीं चलता, बस दिक्कत यही है, दिक्कत इतनी सी है, घनी दिक्कत है। तो इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। कुछ लोगों को अपनी इज्जत समझ में नहीं आती, तो जिनको नहीं आती उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब इज्जत आपको ही अपनी समझ में नहीं आती, कोई दूसरा क्या करेगा? ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही थी, आप हमारे लाइव देख रहे हैं, तो कृपया करके पेमेंट करना भूलना नहीं, करना ही है। हाँ, अपना पेमेंट जरूर कर दीजिएगा भैया। क्या बात है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी है पेमेंट ही नहीं करोगे। पेमेंट कर दो अपने प्यार से एकदम, ठीक है। और अमाउंट की ठीक नीचे ऐड नोट लिखा होगा, ऐड मैसेज लिखा होगा, उसमें मैसेज और अपना नाम और नंबर दोनों लिख दीजिएगा। इसके अलावा 8770720196 नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। भीम यूपीआई एड्रेस nshukla@UPI के माध्यम से भी अपनी फीस भेज सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GW पर जाकर ध्यान से अपनी फीस भर दीजिएगा। t.me/नितिन शुक्ला इस टेलीग्राम के चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए, चाहे आप फीस भरते हो ना भरते हो, कंट्रीब्यूटर हो ना हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप लाइव देखते हैं तो ध्यान से इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। और ज़रा देखें कि इस देश में, अभी आपने वो सिख वाला कार्ड देखा, फेमिनिज्म वाला कार्ड, इस देश में सच के साथ खड़े रहने वाले, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करने वालों के साथ कितना अन्याय होता है, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आपकी सरकार कर रही है ना? मैं 65 kg में खेलता हूँ, और अब ये पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी, तब भी मैं फाइनल बाउट में हार गया था बजरंग से। तो अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, अगर बगैर सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने, अब ये धरना चल रहा था, अब धरने में थे वो 1 साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं, अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। हम ये नहीं कह रहे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज़ में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ, हमें सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। ट्रायल तो पिछली बार भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी, उसमें भी बजरंग पुनिया को सीधा सेमीफाइनल खिलाया गया था। और हम शुरू से लेकर कुश्ती लड़ी थी, हमने 5 कुश्तियाँ लड़ी थी, फिर फाइनल हुआ था। तो इसके लिए हमें ना, नहीं तो ये ट्रायल, कम से कम ट्रायल तो हो ना, इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ेगी। मीडिया के थ्रू हम अपनी बात जाहिर कर सकते हैं। हमें ये जो जनता है, जो कुछ भी हमारे बच्चे हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जितने भी, हम सभी से अपील करते हैं हमारी सपोर्ट में आओ। नहीं, हम धरना भी देंगे, हमारे घर वाले भी हैं, वो भी धरना कर रहे हैं जगह जगह। और हमें नहीं, इससे भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में भी अपील करेंगे। अगर हमारी ट्रायल लो, हमारा पहलवानी का फायदा क्या है? हमें 15-15 साल हो गए यहाँ पे, अब ट्रायल ही नहीं लेंगे तो हम जाएँ कहाँ पे? इसका मतलब तो पहलवानी छूट गई हमारी। तो कितना गलत है, क्योंकि आगे बताया मेहनत नहीं कर रहे और उनको सीधा थाने का दीवार में बच्चों में पीछे साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, वही गणेश इनके साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला और डायरेक्ट उनको एशियन गेम की टिकट बता दी। तो अब ये है, अगर और भी तो बच्चे हैं, जैसे रवि दैया है, ये इनका भी ओलंपिक में मेडल है, और दीपक पुनिया भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, इनका नहीं डाला, इन दो का ही क्यों डाल दिया? 53 और 65 में क्यों डाला? वो तो अब ये तो धरने का मतलब तो ये था, अपना नाम गिरवा गए। तो अभी और बच्चे 65 वाले कहाँ जाएं? और
3 दिन बाद ट्रायल है, आपको लग रहा है कि वो तो अनफेयर ट्रायल होगा, आपकी मेहनत एक ही तरीके रहेगी? ऐसे कर रखा है जैसे फर्स्ट ट्रायल तो होंगी 65 की, पर वो दे रखा है ना, जब बजरंग मना करेगा मैं एशियन गेम्स में नहीं जा रहा, तब दूसरे वाले का नंबर आ सकता है। तो इसका जिस दिन ट्रायल होंगी उस दिन मैच पे प्रदर्शन नहीं करेंगे हम, वहीं पे मैच पे धरना देंगे तभी कुछ होगा। तो कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट में भी केस कर रखा है 65 ऑलरेडी, इसका केस कर रखा है। अब जो जज जो साहब वो सुनाएंगे फैसला उसी को। बात नहीं बनती है तो क्या आप लोग भी पहलवान धरने पे बैठोगे? धरने पे तो बैठना ही पड़ेगा सर, फिर तो और क्या, रास्ता ही कोई बचा नहीं फिर। ये हालत उन लोगों की जिन्होंने सरकार पे विश्वास किया, ये हालत उन लोगों की जिन्होंने भाजपा पे, प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास किया है, इस सत्ता पर विश्वास किया, केंद्र सरकार पर विश्वास किया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, ये बेचारे 1 साल लगातार मेहनत करते रहे, किसी धरने पर नहीं गए, इस विश्वास में कि नहीं केंद्र सरकार लास्ट में कहेगी कि सबको फाइट करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो लोग धरने पे बैठे, सिर्फ उन लोगों के नाम, सब नहीं, सिर्फ उन लोगों के नाम सीधे भेज दिए गए, ये लोग सीधे गेम खेलेंगे। इनको यहाँ क्वालिफाई करने के लिए कोई मैच नहीं खेलना है, कुश्ती का कोई इनको टेस्ट नहीं देना है, कोई क्वालिफाइंग नहीं करनी इनको, ये क्वालिफाइड है। और जो बेचारे क्वालिफाई करने के लिए आ रहे थे उनका एग्ज़ाम, उनका कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, बोले वो तो गया उसका नाम, 65 किलो में तुम थे ना, एक ही आदमी तो जाएगा, वो तो गया उसका, तुम घर बैठो। जो बेचारा साल भर मेहनत कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी आप पर जिसने भरोसा किया उसकी आपने लंका लगा दी, इसका मतलब तो ये हुआ वो तो कहीं का नहीं रहा, वो तो घर बैठा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि हम इस पर आंदोलन करें। बिल्कुल, दुनिया में कोई आपके साथ हो ना हो, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ हूँ और बिल्कुल आखिरी समय तक आप लोगों के साथ रहूँगा। आप लोग सच के साथ रहिए, बिल्कुल कोर्ट में भी जाइए और धरना भी दीजिए, और मैट के ऊपर धरना दीजिए, हवाई जहाज़ के अंदर धरना दीजिए और बाहर जाकर धरना दीजिए। अगर ऐसा ही गुंडागर्दी चलनी है, धरने वालों को और गुंडागर्दी करने वालों को यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर आपको भी गुंडा बनना पड़ेगा, धरनागिरी करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा विचित्र बात है, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, इस सरकार के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा अन्याय हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये सरकार करेगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये ठीक नहीं है और आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाने वाला आपके लिए, इसको समझ लीजिए। जो भी बैठे हैं, जितने हुक्मरान बैठे हैं, समझ लें अच्छी तरह से। आइए, धरनेबाज एक और थी, उनके खिलाफ भी कोई खुलकर आया सामने। मेरा नाम अंतिम पगार है और मैं 53 किलो बार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया। नहीं, वैलिड तो करना ही चाहिए सर। बात यह है कि आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों? मुझे दर्द उस बात का ज़्यादा है। हम जिस सरकार पर भरोसा करते हैं वो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया। इंजरी में जबकि है वो मेरे, जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ड्रायल हो रही थी तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी, तभी मेरे साथ चीटिंग की गई। तभी मैंने वो किया कि चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा विनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्या हम छोड़ दे पहलवानी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें ये बता दो बस कि उन्हें किस बेस पे भेजा जा रहा है। हमें बस इतना बता दो उनको किस बेस पे, कौन सी अचीवमेंट पे भेजा जा रहा है। और भी लड़कियां हैं, साक्षी मलिक है, उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है, उनको भी नहीं भेजा जा रहा। रवि दिया उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है, जबकि उनको भी नहीं भेजा जा रहा है। फिर ऐसा क्या है विनेश जी में जो उनको भेजा जा रहा है? बस ट्रायल लो। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हराने वाली हूँ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उन्हें हरा सकती हैं। ये नहीं कि मैं ही मैं हराऊंगी, और भी बहुत लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है, जबकि उन्होंने 1 साल से प्रैक्टिस नहीं की है। अब तो यहाँ से ये चले जाएंगे, बोल रहे हैं हम चले जाएंगे, लेकिन आगे क्या मेडल आ जाएंगे ऐसे इनके? ये थोड़े काम भी क्या हम पहलवानी छोड़ दें? इसलिए मेरी आप सभी से यही विनती है। भाई इन पहलवानों का आप सब साथ दीजिए, मेरा आप सबसे निवेदन है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी, ये एक छत्र राज नहीं चलने दिया जाएगा। और खेलों में सबसे ज़्यादा होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चीटिंग जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया बिल्कुल सही है। खेलों में चीटिंग सबसे ज़्यादा होती है और ये हमेशा से राजनीति का हर खेल में दखल रहा है। अब इट्स हाई टाइम
राजनेताओं को राजनीति करनी चाहिए, खेल से इनको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। किसी भी राजनेता को अपनी नाक मत घुसने दीजिए किसी भी खेल में, इन्हें बाहर कीजिए। अगर आपको खेल खेलना तो खेल खेलिए, राजनीति मत कीजिए। और राजनीति करनी है तो राजनीति के दंगल में जाइए। ये बड़ा अफसोस है, बड़ा शर्मनाक है कि जो लोग साल साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि 5-5, 6-6 साल से कर रहे हैं, उनका नाम सिर्फ ये कहकर काट दिया जाता। अच्छा, दूसरे भी लोग मेडलिस्ट हैं, उनका नाम डायरेक्टली नहीं भेजा गया, वो क्वालिफाई करके आएंगे। जो लोगों ने धरना दिया उनके आगे घुटने टेके हैं साहब सरकार ने, इनके नाम भेज दो। वाह क्या बात है, गजब है। ऐसी घुटना टेक सरकार चुनी है क्या हमने? और ऐसी घुटना टेक सरकार को आगे चुनेंगे क्या हम? बड़ी हैरानी होती है साहब देखकर। कम से कम मैं तो इस प्रकार के और ऐसे किसी भी पक्ष में नहीं हूँ। यदि आप में से कोई है तो आप हो सकते हैं, है ना, आप बिल्कुल बेशक इनका साथ दे सकते हैं। हम तो इनका साथ बिल्कुल नहीं देने वाले। और हमारा साथ इन तमाम सारे लोगों के साथ है जो लोग लगातार 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। क्लियर है ना? चलिए और आगे देखें कि मोदी सरकार में और क्या क्या हो रहा है। ये तो बुराई हो गई। कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे तो कुछ अच्छे का भी कुछ एक आ रहा है। और वो ये आ रहा है कि जो फंसा हुआ पैसा, जो हमने बताया था ना आपको, कि किस प्रकार से फंसा हुआ पैसा लोगों का, निवेशकों का लौटाया जा रहा है, हम उसको देख लें ज़रा। उस बारे में अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं। पहले तो ये कहा नहीं था कि पैसा लौटा रहे हैं, पहले ये कहा था कि भाई अपने अपने फॉर्म भर दो। अब फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, वो चिटफंड वाले सहारा ज़रा सुने क्या कह रहे हैं। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए। और इस सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना और अविश्वास की भावना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति बनी। तो अमित शाह जी कुल मिलाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि निवेशकों का जो रुपया है फंसा हुआ, करोड़ों ऐसे लोग। मोदी सरकार ने सहारा की 4 सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों को रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें लोगों के सहकारी समिति के प्रति विश्वसनीयता का प्रयास लौटेगा। तो साहब प्रक्रिया शुरू हो गई। जिन लोगों का सहारा में पैसा फंसा था वो कृपया करके प्रक्रिया के बारे में मालूम कर लें, जानकारी ले लें और साथ ही साथ अपनी पैसा वापस निकाल लें। विपक्ष एकजुट हुआ था सरकार के खिलाफ में। I.N.D.I.A के नाम से अपने आप को इंडिया कहते हैं। देखें ज़रा क्या हुआ। एनडीए वर्सेस इंडिया, दिल्ली में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर विवाद, तो मुकदमा दर्ज हो गया साहब। और इंडिया आप रख नहीं सकते कानूनी रूप से नाम, किसी भी समिति का या कोई कंपनी है आपकी, उसमें इंडिया नहीं रख सकते आप, है ना। तो बहरहाल बहुत सारे 26 लोग जुड़े हैं और इंडिया नाम रखा था इन्होंने। शिकायत दर्ज हो गई। चलो देखें फिर क्या हुआ। देवा रे देवा, ये मैं क्या देखती रे बाबा, महिला ऐसा कैसा हो गया। अजीत दादा बोला ले ले। ओहो हो, मैं सुना यू टर्न हो रहा है। ये तो इंडिया में थे, ये इंडिया में कहाँ से आ गए बाबा। अंदर ही अंदर सुखबुगाहट है भाई कि इन्होंने उद्धव जी को बुला लिया, बोले चक्कर मत पड़ो,
आ जाओ एनडीए में ही शामिल हो जाओ, सब पहुंच गए। ओ हो, अजीत दादा इज डूइंग कमाल। चल क्या रहा भाई? मेरा को लगता है शिवसेना वाला कांड एनसीपी में भी हो गया है, अभी तो ऐसे ही लग रहा है हल्का फुल्का। हा, क्या बात है भैया। चलिए, राजनीति है, और महाराष्ट्र की राजनीति तो किसी को पल्ले नहीं पड़ रही, महाराष्ट्र वालों को भी नहीं पड़ रही। बोलिए हो क्या रहा है। खैर, वो नाम रखा था इंडिया। हम कहें भैया चलो इंडिया नाम रखा है, देखें जरा इंडिया का फुल फॉर्म पूछा जाए। पत्रकार ने इंडिया का फुल फॉर्म पूछा तो लोग बता दिए। सुनो, खुद ही सुनो। आप लोग कैसे समझाएंगे जनता को जो विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम है कि क्या है? देखिए, हिंदुस्तान और इंडिया से सब प्यार करते हैं। वक्त की जरूरत थी कि इंडिया और इत्तेफाक से नाम इंडिया पर बदले, तो समझाने की इसमें बात ही क्या है। सर, इंडिया के फुल फॉर्म के साथ समझा दीजिए। देखिए, आप मेरा इम्तिहान तो नहीं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। क्या आपको पता है? मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मेहरबानी करके जरा पहले वो बीजेपी का फुल फॉर्म बताएं तो मैं बताऊं। आपको पता है सर इंडिया का फुल फॉर्म? अरे जवाब दे दिया ना मैंने कि मुझे पता है। अच्छा सर, क्या आपको इंडिया का फुल फॉर्म पता है जो गठबंधन बना है? आप अच्छा समझते हैं? नहीं, मैं आपसे गाँव में जाके मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। निकलिए ना। मैं फिजिक्स में एमएससी पीएचडी करके आया हूँ, आपकी तरह नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए? पार्लियामेंट में आप आते हैं। पक्ष का जो गठबंधन बना है उसका नाम टीम इंडिया रखा गया। क्या इंडिया के नाम बता पाएंगे कि क्या नाम क्या रखा? इंडिया का नाम आपके सामने हुआ है, देखिए। और टीम इंडिया मतलब भारत, भारत के लिए देखिए वो टीम इंडिया बन रही है। इंडिया इज इंडिया, वेरी इंडियन स्टॉप फॉर इंडिया। बीजेपी इज रियली अफ्रेड ऑफ इंडिया। सांसदों को पता है, लोगों को पता है, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसता है। भाई साहब, ये इंडिया के सदस्य हैं, इन्हें इंडिया का फुल फॉर्म नहीं मालूम। गुस्सा हो गए पत्रकार महोदय से। वैसे ऐसे पत्रकार महोदय की हम खड़ी निंदा करते हैं भाई, बहुत गलत है। ये हाल है नेताओं का जिन्हें पता ही नहीं है। दूसरी तरफ कुछ और भी नेता हैं, उनका भी देख लें, उनका क्या हाल है। कहीं जा रहे थे, ओहो एग्जिट ओनली, अच्छा किधर तो भी हैं। गजब है भाई। अच्छा, लोग भी कुछ और नहीं बोलते। हर हर महादेव। योगी जी खुश हैं। अस्पताल के गलियारों में घूम रहे थे, जायज़ा ले रहे थे, अचानक से लोगों ने देखा, अरे ये तो योगी जी हैं। लो भैया, कमाल है। खैर, ये योगी जी का हाल है। बाकी सब जगह भी ऐसे ही चल रहा है। ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। उज्जैन में महाकाल की सवारी पर छत से थूका। वे तीनों नाबालिग हैं, इसलिए हम उनका नाम और मज़हब नहीं बता सकते। वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी। ओहो, समझ गए होंगे किसने थूका है। कमाल है साहब, गजब हो गया। देखें जरा क्या वीडियो है, क्या हा। अच्छा, ओहो, पानी पी पी के थूका जा रहा है भाई, पानी पी पी के। वो थूक रहा है जानबूझ के, मारा तो साहब नाबालिगों से ही घटना कराई जाती है। ये वाली घटना भी नाबालिगों से ही कराई गई। महाकाल की सवारी पर थूकना उज्जैन में। फिर क्या हुआ देखें।
उज्जैन है, मध्य प्रदेश है, ढोल ताशे बज गए भाई साहब। क्यों? आगे देखो। बुलडोजर पहुंच गया भैया, बुलडोजर पहुंच गया। ये आप लोगों की ताकत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ इसलिए पहुंचा, ना तो कुछ नहीं होता। देखें। मियाँ जी ने सोचा नहीं होगा थूकना इतना महंगा पड़ जाएगा। बाबा महाकाल ने प्रसाद दे दिया भैया, और कुछ नहीं है। और छप्पर फाड़ के दे, कहते भगवान जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है, तो छप्पर कभी कभी ऐसे भी फट जाता है। आपने जैसी श्रद्धा रखी वैसा छप्पर फाड़ के बाबा महाकाल ने दे दिया। लॉर्ड ऑफ टाइम, महाकाल। सोच कर करना चाहिए था जो करना था। बहुत अच्छा हुआ, भविष्य में भी लोगों को याद रहेगा। आइए और आगे देखें बिहार में क्या चल रहा है। एंग्री ओवर भजन्स being played in a Shiv Mandir on second Monday of Shravan, 4 youths brutally lynched the temple priest to death। ये बिहार का हाल है साहब। मंदिर में भजन नहीं बजा सकते, भजन बजाए तो पुजारी को मौत के घाट उतार दिया गया। ये बिहार है। मध्य प्रदेश आपने देख लिया, बिहार भी आपने देख लिया। फ़र्क आपको समझ में आ रहा है? यहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ थूकने पर जो छप्पर फाड़ कर प्रसाद मिला, आशीर्वाद मिला है, वो दिख रहा है, और वहाँ पर जो खून की होली खेल ली गई सिर्फ भजन बजाने पर। कमाल है, अजब गजब है साहब, क्या ही कहें। आइए ज़रा पाकिस्तान में भी एक हाल देख लें। 2 पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, प्राचीन मंदिर। रात को 12:30 बजे, 1:45 बजे का टाइम है। ये जुमे का दिन है, बरोज़ जुमा। रात 1:45 बजे लाइट ये गई है, 11:30 बजे 11 बजे लाइट। उस वक्त से ये श्री मेरी माता का मंदिर 16 बाजार नंबर 1 मुखी चौतराम रोड पे थाने के बिल्कुल सामने श्री मेरी माता का मंदिर है, जिसको मसमार किया जा रहा है। रेखा नामी बदनाम ज़माना औरत है इसमें, और बिल्डर इधर प्लाजा बनाने के चक्कर में इसको 7 करोड़ रुपए का भेज दिया, और ये यहाँ से लेके इसको भागने के चक्कर में इसके नीचे ये आदमी खड़े हैं असले वाले, हिंदू बरादरी, मद्रास कमेटी, ये मोहल्ला बंगीपाड़ा जो कंची कंपाउंड, ये सारे काम है सो रहे हैं। और 16 बाजार पुलिस मोबाइल की सरपरस्ती में काम हो रहा है। 16 बाजार पुलिस वाले भी अंदर सिविल कपड़ों के अंदर इसके अंदर फील्डिंग लगा के बैठे हैं। 16 बाजार पुलिस इसके अंदर मुलविस है, तो इसके एहलकार भी सिविल कपड़ों में, और मोबाइल आई, मोबाइल देख के गई, उन्होंने पैसा वैसा भी लिया, और ये काम हो रहा है सारा। ये रात की तारीखी के अंदर ये मंदिर का मंदिर मसमार हो गया है। और जिन्हें अस्पताल की कम्युनिटी, मद्रासी बरादरी, हिंदू बरादरी, हिंदू पंचायत कौंसिल, जितने भी इनके लोग हैं, ये कहाँ सो रहे हैं, ये सारे सो रहे हैं कि इधर मंदिर मसमार हो रहा है, और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक हिंदू मंदिर पर जिहादियों ने जिस प्रकार रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। पाकिस्तान सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। वहां प्रतिदिन किसी ना किसी बहाने से हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं, उनकी लड़कियों को उठाया जाता है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करके
उनका निकाह कराया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के जैन साहब हैं जो बयान दे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, वहाँ का कानून चलता है। वहाँ का कानून ये है कि रॉकेट लॉन्चर से तोड़ दिया गया साहब ज़मीन मंदिर की, प्राचीन मंदिर की, हज़ारों साल पुराने मंदिर की बेच दी गई, प्लाजा बनेगा। कमाल है। भारत में आप अपना मंदिर नहीं बना सकते, वहाँ मंदिर नहीं बचा नहीं पा रहे, पूरी दुनिया के अंदर पिट रहे हो, हर जगह यही हाल है। कब तक चलेगा? विचार कीजिएगा। चंद्रयान 3 will fail. कनाडा लेक्चरर मॉक्स मून मिशन नाउ फेसेस दिस एक्शन। लो भैया, ये लो, सरकार बदलते ही ऐसे ऐसे लोग आ गए, कहते चंद्रयान 3 फेल हो जाएगा। वाह, मजाक उड़ाया उन्होंने, बोले ऐसे थोड़ी बनता है। और बकवास है, भारत कभी सफल नहीं हो सकता, दुनिया भर की बातें। गजब है भाई। बहरहाल अब एक्शन हो गया इनके ऊपर, अब एक्शन फेस कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए ज़रा देखें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो कैसे होता है। ये मारा एक ने चोंच, दूसरा लेके भाग गया। इसके लिए कहते हैं अपनी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कोई कितना भी ध्यान आपका भटकाए, भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है। इतना सबक काफ़ी है, जानवरों से सबक ले लीजिए। न्यूजीलैंड में मंदिरों को प्रेम पत्र मिला है मुसलमानों की तरफ से कि मूर्ति पूजा बंद कर दें। अबे कहना इतना बुझ भर देंगे, समझ में भी नहीं आएगा कहाँ गए हैं, समझे? तुम अपना काम करो, उसी में भलाई है। हमको ना समझाओ कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। चलिए आइए और एक साहब से मिलने। कपड़े कैसे पहने जाते हैं ज़रा देख लीजिए, स्पीड में वो भी। हैं, ये आए, ओए होए सुभान अल्लाह, क्या बात है। और एक आंख भी मार दी गई, ओए होए क्या बात है। अरे गजब भाई, ये विंक करने वाला कुत्ता पहली बार देखा हमने। लग तो स्मार्ट रहा भाई, कुछ भी कहो। गजब है। तो आप भी इतनी जल्दी कपड़े पहन पाते हैं क्या? हम लोग तो नहीं पहन सकते, यही पहन सकते भाई साहब, इन्हीं के लिए है ये। चलिए साहब एक और देख लें। हम जैसे जो लोग हैं जो यूट्यूब पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, उनकी हालत कैसी होती है, कभी देखा है आपने? नहीं? अगले वीडियो से दिखाता हूँ। देखो खाना खा लो, आलू की सब्जी है और पूरी है। खा लिया? तने खा लिया खाना? तने खा लिया? हेलो गाइस, खाना खा लो, चुपचाप से खा ले। 4 घंटे हो गए क्या बोलते बोलते। चलो गाइस बाय। गाइस देखो खाना खा लो, आलू की सब्जी है और पूरी है। खा लिया? तने खा लिया खाना? तने खा लिया? हेलो गाइस, खाना खा लो, चुपचाप से खा ले। 4 घंटे हो गए क्या बोलते बोलते। चलो गाइस बाय। इसके बाद से मैंने फूड ब्लॉगिंग के बारे में आइडिया बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दिया। पहले सोच रहा था कभी करेंगे, हम भी करेंगे, हेलो गाइस खाना खा लो। ये इस वीडियो को देखने के बाद में दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब हम जीवन में कभी भी कुछ भी करेंगे पर फूड ब्लॉगिंग कभी ना करेंगे। थपड़िया दिए यार, चश्मा गिर गया। हरे राम, बहुत गलत हुआ भाई, लेकिन बहुत सही हुआ। ये पागलपन बंद होना चाहिए। हेलो गाइस खाना खा लो, हेलो गाइस पॉटी कर लो। अरे हद हो गई भाई, कमाल कर दिया। मम्मी सही है एकदम, एक दिया मिला के। तैने खा लिया खाना? हेलो गाइस खाना खा लो, खल गया खाना, लगा रहा पाटा एक। तो भाई जितनी भी ऐसे हेलो गाइस वाले लोग हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, हेलो गाइस अपना अपना खाना खाओ, शांति से घर में रहो, ज़्यादा हेलो गाइस मत करो। कुछ अच्छा क्रिएटिव बनाओ, कुछ अच्छा ऐसा जिससे लोगों को जीवन में लोगों के बदलाव हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले या उनके जीवन बदलाव हो। इस हेलो गाइस खाना खा लो से और हम आज पराठा बना रहे हैं, मम्मी पराठा बना रही हैं, इनसे शायद कुछ होता नहीं। बहरहाल फिर भी चल रहे हैं ऐसे व्लॉग्स और सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, है ना। खैर तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, आपने आज का लाइव एंजॉय किया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फ़ीस ज़रूर ध्यान से टाइम पर भर दीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को बार बार रिमाइंड नहीं करा पा रहा हूँ। तो अपने अपने हिसाब से खुद से देख लीजिएगा। और जो है शाम को मिलते हैं कुछ सवाल जवाब के सेशन के साथ। अगर कोशिश करूँगा कि शाम तो होने वाली है, कोशिश करता हूँ, राइट। तो अगर होगा तो 9-10 बजे के आसपास अपन सवाल जवाब का एक दौर रखेंगे और इसके बाद सब चैन से सोएंगे। तो मित्रों ये था आज का लाइव। शाम को मिलें और कल मिलेंगे
खूब सारी न्यूज़, खूब सारे मैसेज। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।